इस अनवरत व्याख्यानमाला में आपके सामने 342 लेक्चर्स लेकर उपस्थित है। आज की व्याख्यानमाला में सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए मैं आज का विषय बताना चाहूंगी। आज का विषय है तंत्र युक्ति इन क्लिनिकल एंड रिसर्च पर्सपेक्टिव। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और मैंने भी खुद बीएमएस करने के बाद ही मुझे तंत्र युक्तियों का सही मायने में महत्व पता चला और मुझे लगा कि सबसे पहले ये पहले ही वर्ष में पढ़ाई जाती है, ये बिल्कुल सही बात है और जिसके ऊपर ज्यादा एम्फेसिस भी दिया जाना चाहिए। तो आज के मुख्य वक्ता ने ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक सिलेक्ट किया है, उसके लिए मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ और साथ साथ में उनसे आपका एक बार परिचय करवाती हूँ। डॉक्टर रितेश गुजराती, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक प्रिंसिपल, जी.जे. पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ पुणे से आपने कंप्लीट किया। आपका 15 साल से ज्यादा टीचिंग एक्सपीरियंस है। आपने 90 से ज्यादा वेरियस इंस्टीट्यूट्स में लेक्चर्स डिलीवर किए हैं और जिसमें आपका स्पेशलाइजेशन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेद में आपकी विशेष महारत हासिल है। आपने 4 बुक्स लिखी है और 26 से ज्यादा रिसर्च आर्टिकल्स पीयर रिव्यूड जर्नल्स और दूसरे में आपके छपे हुए हैं और आपने अन्य भी वेरियस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम्स, रीओरिएंटेशन प्रोग्राम, सेमिनार्स एंड वेबिनार्स में भी आपने अनेकों बार पार्टिसिपेट करके अपने व्यक्तित्व से अनेक आयुर्वेद के कामों को आपने सिद्धि प्राप्त करवाई है। ऐसे आज के विद्वान स्पीकर को इस विश्व आयुर्वेद परिषद के इस प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित करके मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। डॉक्टर रितेश जी, इस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है और आज का लेक्चर्स डिलीवर करने के लिए मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू डॉक्टर रितेश। थैंक यू मैडम। सबसे पहले तो धन्यवाद कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है कि थ्रू विश्व आयुर्वेद परिषद में तंत्र युक्ति जैसा जो टॉपिक है जो मोस्ट ऑफ द टाइम इग्नोर रहता है और मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों को सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगने वाला जो टॉपिक है फर्स्ट ईयर में वो शायद तंत्र युक्ति है। इवन अभी उसका इनकॉर्पोरेशन जो है वो मौलिक सिद्धांत का जो सिलेबस है उसमें किया गया है। तो संहिताओं को समझने के लिए तंत्र युक्ति बहुत जरूरी है, बट अनफॉर्चुनेटली टीचर्स की ओर से भी और स्टूडेंट की ओर से भी इसको बहुत इग्नोर किया जा रहा है अब तक, और इसीलिए शायद ये नया जो अभी सिलेबस आया है उसमें तंत्र युक्ति का जो टॉपिक है वो सबसे पहले रखा गया है और उसका वेटेज भी बढ़ाया गया है, नंबर ऑफ लेक्चर्स भी बढ़ाए गए हैं सो दैट, क्योंकि अब तक ऐसा हो रहा था कि तंत्र युक्ति हमेशा एक तो आखिरी में पढ़ाया जाता है, 2-4 लेक्चर में समराइज कर दिया जाता है। हालांकि तंत्र युक्ति है ऐसी कि इसको पहले आप डिटेल में समझो और उसके बाद जब आप संहिता पढ़ रहे हो उस वक्त आपको इन खुद तंत्र युक्तियों को लगाना है सो दैट रीडिंग बिटवीन द लाइंस है उसका मीनिंग हम समझ पाए और उसको हम अप्लाई कर पाए। तो आज जस्ट मिनट, मुझे स्क्रीन मेरा मैं शेयर करूँ एक बार। जी डॉक्टर सर। होप मैडम स्लाइड्स दिखाई दे रहे होंगे। जी डॉक्टर साहब, हम देख सकते हैं जी। टॉपिक जो है वही तंत्र युक्ति इन क्लिनिकल रिसर्च पर्सपेक्टिव, क्योंकि हर बार तंत्र युक्ति को सिर्फ लिटरेरी एस्पेक्ट से जोड़ दिया जाता है कि इसका मतलब सिर्फ संहिताओं को समझना है, बट अगर हम तंत्र युक्तियों को अच्छी तरह से समझे और इन तंत्र युक्तियों को अच्छी तरह से समझने के बाद संहिताओं के अलावा भी डे टू डे क्लिनिकल प्रैक्टिस है या इवन जो हमारे पीजी स्टूडेंट्स है या पीएचडी स्कॉलर्स है वो भी इन तंत्र युक्तियों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं इन रिसर्च स्टडीज। तो एक छोटा सा अटेम्प्ट है और ये पूरा मेरा भी कंट्रीब्यूशन है, इवन मेनी आर्टिकल्स आर अवेलेबल ऑनलाइन, तो उसी में से मैंने कुछ कंटेंट जमा करके मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। पर्पस इतना ही है कि तंत्र युक्तियों को सिर्फ लिटरेरी एस्पेक्ट में ना ले, अगर हम इनको अच्छी तरह से समझते हैं तो क्लिनिकल और रिसर्च पर्सपेक्टिव में एक्चुअली हम इनको डेली यूज कर रहे हैं, बट हमें पता नहीं है कि हम तंत्र युक्तियों को यूज कर रहे हैं। सो एक ये प्रयत्न है कि ऑलरेडी जो तंत्र युक्तियों को हम यूज कर रहे हैं वो सिर्फ जाने हम किस तरह से यूज कर रहे हैं।
आज का जो कंटेंट है, मेनली जो टॉपिक है वो है रिसर्च और क्लिनिकल पर्सपेक्टिव। बट जो मेन कंटेंट है मेरा प्रेजेंटेशन का, एक्चुअली काफी बड़ा प्रेजेंटेशन है, 3 से 4 घंटे लगते हैं मुझे खत्म करने में। तो हमारा जो भी ड्यूरेशन है उसमें जितना खत्म हो पाएगा उतना मैं खत्म करूंगा। तो तंत्र युक्ति का जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है शुरुआत में, वो शायद सब लोग हम जानते हैं। मे बी यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट्स रहे होंगे, कुछ टीचर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं और शायद पीजी पीएचडी स्कॉलर्स होंगे। तो वी ऑल नो कि व्हाट इज तंत्र युक्ति, प्रयोजन क्या है। तो उसको मैं ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए, तो एक डेफिनेशन है, त्रायति शरीरम अनेनैति तंत्रम शास्त्रम चिकित्सा, हम सब इसका मीनिंग जानते हैं। दूसरा है तंत्रते धार्यते शरीरम अनेनैति तंत्रम, तंत्र की व्याख्या दी गई है। और बाद में वाक्पट में जहां पर अरुंधत लिखते हैं कि तंत्रम अलंक्रियते तंत्र युक्त्यादयः। सो तंत्र युक्तियां आर कंसिडर्ड एज ऑर्नामेंट्स ऑफ संहितास। तो किसी भी संहिता को उसकी जो क्वालिटी है उसको इंप्रूव करने के लिए, उसकी जो क्वालिटी पैरामीटर्स है उसमें तंत्र युक्ति बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। थ्रू आउट जितनी भी हम संहिताएं पढ़ते हैं, संहिता पढ़ते वक्त उनको समझने के लिए जब हम कमेंट्रीज और डिटेल में पढ़ते हैं, तो चक्रपाणी है या अरुंधत है या हेमाद्री है, उन्होंने बार बार इन तंत्र युक्तियों का यूज करके हमें समझाने की कोशिश की है कि मेन ऑथर यहाँ पर हमें क्या समझाना चाह रहे हैं। सो इस तरह से तंत्र युक्तियां बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है कि जो भी क्लिनिशियंस है उनको भी संहिता अच्छी तरह से समझना जरूरी है, तभी वो उसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस में यूज कर पाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि सिर्फ हम जो बुक्स है उनमें जो या तो लिटरेरी जो ट्रांसलेशन होता है या रीजनल लैंग्वेज में या इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेशन होता है उतना ही पढ़ते हैं, उससे बाहर हम जाने की नहीं कोशिश करते। सो तंत्र युक्ति एक ऐसा टूल है जो एक ही श्लोक को बहुत मल्टीपल एस्पेक्ट देता है, और जितनी ज्यादा तरह से हम उसको समझने की कोशिश करेंगे शायद उतने ज्यादा उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हम ढूंढ पाएंगे या उसको उस तरह से यूज कर पाएंगे। तंत्र युक्ति का प्रयोजन संहिताओं में लिखा गया है वो है वाक्य योजन, अर्थ योजन, तो सेंटेंसेस को कनेक्ट करना है, और अर्थ रीडिंग बिटवीन द लाइंस और उनका मीनिंग जो है उनको समझने के लिए बताया गया है। और संहिता जितनी भी है दे आर ऑल प्रैक्टिकल मैन्युअल्स एक्चुअली। अगर हम उनको अच्छी तरह से समझ रहे हैं तभी हम उनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर पाते हैं। सो इन दैट वे अगेन तंत्र युक्तिज आर यूजफुल। ये कुछ श्लोक हमें चरक संहिता में मिलते हैं जहां पर जो लैंटर्न है या लाइट है या दिया है या फिर सनराइज के वक्त जो भी सूरज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लूमिंग अप ऑफ दिस लोटस फ्लावर, उनका जिस तरह से यूज है या वो उनका जो पर्पस है उसी तरह से तंत्र युक्तियां भी हमें यूजफुल है। इन दोनों एस्पेक्ट्स को यहाँ पर बताया गया है कि प्रबोधनात् विस्तार का, कि प्रबोधन और प्रकाशार्थ ये दो वर्ड लिए गए। सो प्रबोधन के लिए बताते हैं विस्तार का, जैसे कमल का जो फूल है वो विस्तार होता है उसका, तो उस तरह से। तो विस्तार का मतलब हम लेंगे कि संहिताओं में किसी भी कंसेप्ट को और इलेबोरेट तरीके से समझने के लिए संहिता जरूरी, तंत्र युक्ति जरूरी है। और गूढ़म प्रकाशयन्ति, गूढ़म हिडन, समथिंग इज हिडन विच वी कैनॉट सी। जिस तरह से दिया जैसे हम जलाते हैं तो उस रूम में थोड़े रोशनी होती है और कुछ चीजों को हम देख पाते हैं, उसी तरह से अगर संहिताओं को हम विद द हेल्प ऑफ तंत्र युक्ति समझने की कोशिश करते हैं तो जो हिडन एस्पेक्ट्स है शायद हम उनको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ये भी है इंपॉर्टेंस ऑफ तंत्र युक्ति में बताया कि एकस्मिन अपि यस्यः शास्त्रे लब्धास्पदा मतिः, मतलब एक संहिता को हम बहुत अच्छी तरह से अगर समझ गए हैं, स शास्त्रम अन्यदपि आशु युक्ति ज्ञात्वात् प्रबुध्यते। से इंडिया में भी अगर हम देखते हैं तो नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा जिसका प्रचलन होता है वही चरक संहिता, सुश्रुत संहिता। वही अगर हम साउथ इंडिया में की तरफ जाते हैं तो वहां पर अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह का ज्यादा यूज देखने को मिलता है या उनको ज्यादा रेफर करते हैं। तो किसी भी एक संहिता को अच्छी तरह से समझना जरूरी है। वो अगर वो हम अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो विद द हेल्प ऑफ तंत्र युक्ति रेस्ट ऑफ द जितनी भी संहिता है उनको समझने में हमें तकलीफ नहीं होती। और एक जो बताया अधियानोपि शास्त्राणि तंत्र युक्त्या विना भिषक नाधिगच्छति शास्त्रार्थान अर्थान भाग्यशः यथा। तो अगर शास्त्रों को जो एक्चुअली अब हो रहा है कि जितनी भी संहिताएं हैं हम उनको तंत्र युक्तियों के बिना समझने की कोशिश कर रहे हैं, और उसका शायद वही एक रीजन होगा कि मोस्ट ऑफ द यंगर जनरेशंस आर स्टेइंग अवे फ्रॉम संहितास। सो एक है कि जहां पर भी वो क्लिनिकल प्रैक्टिस में जा रहे हैं या पढ़ रहे हैं वहां पर सिर्फ डिसीज, उसमें कौन सा मेडिसिन दिया जा रहा है या पंचकर्म किया जा रहा है, उसी पर फोकस होता है। बट उसी डिसीज को संहिताओं में पढ़ना, किस तरह से उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बताया है, क्यों बताया है, ये सभी आंसर्स को अगर हमें समझना है कि या ये संहिता लिखते वक्त
जिस ओरिजिनल ऑथर ने ये संहिता क्यों लिखी होगी, तो उसको समझने के लिए तंत्र युक्तियां समझना बहुत जरूरी है। सो ऑथर्स पर्सपेक्टिव जो बहुत जरूरी होता है। आजकल ऐसा हो गया है कि मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट जो है हम ऑथर पर्सपेक्टिव के अलावा मतलब मेन संहिताओं को बाद में या तो रीजनल लैंग्वेज में जिन्होंने लिखा है उनका जो पर्सपेक्टिव है उसी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। तो एक लिमिटेड पर्सपेक्टिव है। अगर हम संहिताओं को आचार्य चरक या आचार्य सुश्रुत ने जब जिस पर्पज से लिखा होगा वहां तक अगर पहुंचना है, विच इज रियली डिफिकल्ट, उसके लिए तंत्र युक्तियां बहुत जरूरी है। दुर्गृहितम क्षिणोति एव शास्त्रम शस्त्रम एव अबुदम सुगृहितम। सो शास्त्र हो या शस्त्र हो, अगर हम अच्छी तरह से उसको होल्ड कर रहे हैं तो उसका पर्पस सॉल्व हो सकता है। अगर नहीं कर रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ बेनिफिट वहां पर लॉसेस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आजकल जहां पर सिर्फ हम ट्रांसलेटेड बुक पर रिलाय कर रहे हैं और ओरिजिनल संहिता, इवन आई हैव बीन अ टीचर लाइक फ्रॉम लास्ट 15 इयर्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो रीजनल लैंग्वेज की जो बुक्स है उन्हीं को पढ़ते हैं और संहिताओं में भी सिर्फ लिमिटेड जो श्लोक उनको क्लास में बताया जाता है या तो टीचर्स टिक करवाते हैं उतना ही पढ़ते हैं। तो दुर्गृहित मतलब शास्त्र को हम अच्छी तरह से होल्ड नहीं कर रहे या अच्छी तरह से ना पढ़ रहे हैं। और इस तरह का अगर हम एजुकेशन यूजी लेवल पर दे रहे हैं तो सर्टनली जो भी हमारा प्रोडक्ट है, मतलब अभी जहां पर एनसीआईएसएम जहां पर बात कर रहा है कि आउटकम बेस्ड सिलेबस की जहां पर बात हो रही है, वहां पर हमारा जो प्रोडक्ट मार्केट में जाने वाला है उसका जो वैल्यू है, अगर उसको हमें बढ़ाना है तो उसको हमें फिर से संहिताओं के नजदीक ले जाना पड़ेगा। और इसीलिए अगर आपने फर्स्ट ईयर का सिलेबस देखा होगा अभी नया, वहां पर पूरी कोशिश की गई है इमन संहिता को समझने में, जो वाग्भट ने भी जहां पर बताया है कि पाठ अवबोध अनुष्ठान नहीं है। सो पाठ का मतलब सिर्फ एक बार संहिता पढ़ना नहीं होता, इट्स अ डेली प्रोसेस। अगर डेली हम संहिताओं का पाठ कर रहे हैं तो उसके बाद अवबोध है और अवबोध में फिर तंत्र युक्तियां यूजफुल है और नेक्स्ट लेवल आता है अनुष्ठान। बट मोस्ट ऑफ द स्कॉलर्स आर लाइक पाठ और अवबोध स्किप हो जाता है और वो डायरेक्टली जो थर्ड स्टेप है अनुष्ठान, वहां पर जाने की कोशिश करते हैं। और जब वहां पर फेल्योर मिलता है तो वहां पर कहीं ना कहीं हम या तो आयुर्वेद को ब्लेम करते हैं, संहिताओं को ब्लेम करते हैं। कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि संहिता जो है वो लाइक ऑर्थोडॉक्स है या कंटेम्पररी नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारा संहिता पढ़ने का जो स्टाइल है वो शायद जिस तरह से मतलब शास्त्रकारों ने जो लिखा था उस तरह से हम नहीं कर रहे और इसीलिए हम वहां के उसका जो रूट है वहां पर नहीं पहुंच पा रहे हैं और इसीलिए यहाँ पर तंत्र युक्तियों का यूज बढ़ जाता है। और भी कुछ श्लोक है सुश्रुत संहिता में जहां पर बताया है व्यक्ता न उक्ता स्तूलीना अनिर्मला लेशोक्ता, ये सभी जो है ये हम रेगुलरली देखते हैं। पर्टिकुलरली जब हम पीजी या पीएचडी स्टूडेंट्स जहां पर वो सिर्फ लिमिटेड श्लोक पर काम कर रहा है, उसकी बहुत सारी कमेंट्रीज बाद में पढ़ के उसको समझने की कोशिश करता है, तब हम समझते हैं कि देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच आर इल अंडरस्टूड। अभी तक हम बहुत सारे श्लोकों को अच्छी तरह से नहीं समझे हैं। सो द ब्यूटी ऑफ आयुर्वेद इज दैट कि हम हमारा शास्त्रों का या संहिताओं का नॉलेज इतना कम होने के बावजूद भी इतने अच्छे रिजल्ट हमें मिल रहे हैं। सो वी शुड जस्ट इमेजिन, सो जिन्होंने ये संहिता लिखी है उनका पर्सपेक्टिव वहां तक अगर हम रूट तक अगर पहुंच जाते हैं तो शायद सोसाइटी को हम बहुत ज्यादा दे पाएंगे। और इसीलिए कहीं ना कहीं हमें जो लाइक गोइंग बैक टू द बुक्स वो बहुत जरूरी है। एप्लीकेशन ऑफ तंत्र युक्ति में जो बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ तंत्र है, हिडन मीनिंग्स है, और दूसरा सब हम जानते हैं कि साइंस विच इज अंडरस्टूड प्रॉपरली कैन बी यूज प्रॉपरली। तो पहला तो समझना जरूरी है, तभी हम उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज कर पाएंगे। एंड उसमें तंत्र युक्ति का सबसे बड़ा रोल है। लास्ट कुछ सालों से अगर आप देखेंगे, लास्ट मे बी 7 to 8 years और 10 years, बहुत सारे आर्टिकल आपको पब्लिक डोमेन में मिलेंगे, इवन पबमेड आर्टिकल्स में मिलेंगे, जहां पर तंत्र युक्तियों का जो दूसरा व्यू है, जहां पर जिसकी मैं बात कर रहा हूं अभी की थ्रू क्लिनिकल या रिसर्च पर्सपेक्टिव को रखने की कोशिश की गई है। सो दिस इज समथिंग लाइक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। तो उससे जो रूटीन हमारा जो मीनिंग है उससे बाहर जाकर भी तंत्र युक्तियों का यूज हो रहा है। मतलब ऑलरेडी हम यूज कर रहे हैं लेकिन हम नहीं जान रहे कि वो तंत्र युक्तियां हैव बीन यूज्ड बाय अस। अल्टीमेटली जो रोल है कि योजक तत्र दुर्लभः, शास्त्र हमारे पास है, अब हम उसको किस तरह से यूटिलाइज करते हैं ये हम पर डिपेंड करता है। सो तंत्र युक्तियों का जो कंसेप्ट है वो भी उसी तरह से कि अच्छी तरह से समझने के बाद जो योजक है उनको किस तरह से यूज करता है ये उस पर पूरी तरह से डिपेंड करता है। ये कुछ नंबर्स है, ये ऑलरेडी हम जानते हैं। 32 तंत्र युक्तिस बाय सुश्रुत संहिता,
36 तंत्र युक्ति जो एक्स्ट्रा है उनका डिस्क्रिप्शन हमें यहाँ पर मिलता है। अष्टांग संग्रह, अष्टांगोदय में भी उसी तरह से लिस्ट अवेलेबल है। भट्टार हरिश्चंद्र ने और 4 तंत्र युक्तियां वहां पर ऐड कर दी है, हेतु, परिप्रश्न, व्याकरण और व्युत्क्रांताभिधान। सो 32 से लेके 40 तक ऑलमोस्ट हमें अलग अलग जो तंत्र युक्तियां है वो हमने शायद हमारे यूजी और पीजी सिलेबस में पढ़ी है। सो वन बाय वन उनकी जो डेफिनेशंस है उस पर मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि ऑलरेडी हम ये जानते हैं कि इनकी जो डेफिनेशन दी गई है तंत्र युक्तियों की, कई बार उसमें भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमें मिलता है। सो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन शुड बी टेकन ओपनली। कई बार हम ऐसा बताते हैं कि नहीं, देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, कि एक मतलब कुछ तंत्र युक्तियों का मतलब जो है वो या उसका जो डेफिनेशन है वो चरक संहिता में अलग है, सुश्रुत संहिता में अलग है। सो ऑब्वियसली दो अलग अलग व्यक्ति है। योजक तंत्र दुर्लभ, दोनों का पर्पस भी अलग अलग है। एक काय चिकित्सा की बात कर रहे हैं, एक प्रत्यक्ष की बात कर रहे हैं, जहां पर चरक अनुमान प्रमाण पर ज्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं, सुश्रुत वहां पर प्रत्यक्ष प्रमाण पर स्ट्रेस कर रहे हैं। तो शास्त्र उनके पास है, दोनों का पर्पस अलग अलग है और इसीलिए शायद जो डेफिनेशन है उसमें भी एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा है। और पूरी जितनी भी हमारी संहिताएं हैं हम हमेशा वहां पर देखते हैं कि एक ही सूत्र है, प्रतिसंस्कर्तु सूत्र है। तो संहिताओं में एक रिजिडिटी नहीं है, वहां पर एक ओपननेस है कि अगर कोई नया पर्सपेक्टिव आ रहा है तो हम उसको अप्लाई, या तो हम पहले उसको अडॉप्ट करें और बाद में उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने की कोशिश करें। और इसीलिए कई बार हमें तंत्र युक्तियों की जो डेफिनेशन है उसमें डिफरेंस मिलता है। सो दैट शुड बी टेकन एज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, एंड वो क्यों हुआ वो समझने की कोशिश अगर करते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि ओके, इस डेफिनेशन को चरक या सुश्रुत में क्यों इस तरह से रखा गया है। अधिकरण तंत्र युक्ति मेनली फोकसेस ऑन मेन सब्जेक्ट ऑफ द कंटेंट। तो जैसे विघ्नभूता यदा रोगा चरक संहिता फर्स्ट चैप्टर में भी आता है, और इवन सिद्धिस्थान 12 चैप्टर में फिर से उसको बता रहे हैं कि रोगाधिकम अधिकृत्य आयुर्वेदो महर्षि भी कृत इति रोगा इति अधिकरण। तो हमारा मेन सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर वो फोकस कर रहे हैं कि ओके, विघ्नभूता यदा रोगा, चरक संहिता की रचना जो है वो ही इसी पर्पस से हुई कि विघ्नभूता यदा रोगा, द मास सोसाइटी वाज नॉट एबल टू डू देयर डे टू डे एक्टिविटीज। उस वक्त जो इंटेलेक्चुअल्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि वी नीड टू डू समथिंग। एक प्रोसेस वहां पर चला और बाय द एंड ऑफ दैट फिर आत्रेय पुनर्वसु है या अग्निवेश तंत्र है और बाद में चरक संहिता हम तक पहुंची है। सो अधिकरण की जब हम बात करते हैं तो संहिताओं में एक तो संहिता का अधिकरण आता है, फिर स्थान का अधिकरण अलग हो जाता है, सूत्र स्थान, शारी स्थान, फिर अध्याय का अधिकरण जहां पर हम की अंताक्षर से बता रहे हैं, ये चैप्टर के जो नाम है वो इटसेल्फ इज अधिकरण, और उसी तरह से श्लोकों का भी अधिकरण चेंज होता है। सो वो जो सब्जेक्ट कंटेंट है, मेन सब्जेक्ट कंटेंट है, उस पर यहाँ पर फोकस किया जा रहा है। तो अगर हम अब एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं कि अधिकरण हमारा मेन फोकस है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण आतुर सेवादि परीक्षा। तो हमारा जो यहाँ पर अधिकरण हो गया है वो है हेल्दी व्यक्ति है और पेशेंट है, वहीं पर हम हमारा काम करने वाले हैं। उसी तरह से रिसर्च की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है दैट इज इंपॉर्टेंट। सो एक एंटायर थॉट प्रोसेस जब रिसर्च के लिए चलता है तो नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस सबसे पहले डिसाइड कर दिया जाता है। You just imagine कि any research which has been designed without alternate hypothesis and null hypothesis एक वेग होगा, और मतलब जहां पर हमें जाना है उसका डेस्टिनेशन ही हमें नहीं पता है, तो दैट विल बी अ वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। और इसीलिए रिसर्च है उसमें भी हम पहले ही हमारा अधिकरण फिक्स कर देते हैं और उसी तरह से सो रिसर्च में जो हमारा अधिकरण है हाइपोथेसिस, वही हम यहाँ पर अधिकरण तंत्र युक्ति से कोरिलेट कर सकते हैं। अब ये जो भी मैं आपको क्लिनिकल या रिसर्च पर्सपेक्टिव बताने की कोशिश कर रहा हूं उसमें अंडरस्टैंडिंग अलग अलग हो सकता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी हो सकता है। योगो नाम योजना, व्यस्ता नाम पदा नाम एकीकरण, कनेक्टिविटी है, बहुत सारी चीजों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, टेक्स्ट अरेंजमेंट, इवन सब्जेक्ट जो है एक फ्री फ्लो में आते हैं, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। वर्ड्स जो श्लोकों में आते हैं दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। अगर ये वर्ड्स या श्लोक अगर कनेक्टेड नहीं होंगे देन इट विल बी कंसिडर्ड एज तंत्र दोष। तो उसी तरह से जब हम क्लिनिकल पर्सपेक्टिव की बात करते हैं तो जब भी पेशेंट हमारे पास आता है तो पेशेंट की हमारे ओपीडी में एंट्री होने के बाद उसके डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट तक एक सर्टेन प्रोटोकॉल हिस्ट्री ले रहे हैं,
प्रेजेंट हिस्ट्री ले रहे हैं, साइनस सिम्टम्स के डिटेल्स ले रहे हैं, फिर फैमिली हिस्ट्री है, देन वी गो फॉर क्लिनिकल एग्जामिनेशन, इफ नीडेड हम इन्वेस्टिगेशंस के लिए जाते हैं और उसके बाद डायग्नोसिस होता है। इस सीक्वेंस को हम चेंज नहीं कर सकते और उसको कनेक्ट करना भी जरूरी है। तो फाइनल डायग्नोसिस जो हम करते हैं उसमें ये पास्ट हिस्ट्री से लेके क्लिनिकल एग्जामिनेशन, इन सभी को जोड़ना जरूरी है। तो दैट इज नथिंग बट योग तंत्र युक्ति। सो डे टू डे लाइफ में हर एक ओपीडी में जब हम बैठ रहे हैं तो हर एक पेशेंट में हम इसका यूज कर रहे हैं, बट वी डू नॉट अंडरस्टैंड इट एज अ योग तंत्र युक्ति। उसी तरह से रिसर्च में है, रिसर्च का जो प्रोसेस है, अलग अलग स्टेप्स उसमें बताई है, उनको भी एक फ्री फ्लो में होना चाहिए, उसमें भी एक कनेक्टिविटी होनी चाहिए। वी कैन नॉट चेंज द सीक्वेंस। जैसे लिटरेरी रिव्यू सबसे पहला करना जरूरी है। सो अनटिल एंड अनलेस मान लीजिए कोई रिसर्च टॉपिक के बारे में हम सोच रहे हैं, एक आइडिया आता है, उस आइडिया के बारे में सबसे पहले आपको गूगल में ढूंढना जरूरी है कि ओके इस आइडिया के बारे में मुझसे पहले किसी ने काम किया है। अगर आपको वहां पर आ रहा है कि ओके सिर्फ एक वेब पेज मिल रहा है, 2 वेब पेज मिल रहा है, इसका मतलब दिस इज लाइक इल एक्सप्लोर्ड एरिया, इसके बारे में अब तक बहुत कम काम हुआ है। सो दैट इज अ वेरी गुड फॉर रिसर्चर। आपने कोई टॉपिक के बारे में आप सोच रहे हैं, आपने गूगल में डाला और वहां पर आपको 50-100 पेज मिल रहे, इसका मतलब इस टॉपिक पर बहुत सारी बात हो चुकी है। सो अंटिल एंड अनलेस यू डू अ गुड लिटरेरी रिव्यू, वी कैनॉट फाइंड अ गुड प्रॉब्लम फॉर रिसर्च, क्योंकि रिसर्च प्रॉब्लम जो है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए लिटरेरी रिव्यू हमें जरूरत होती है और वही हम बाद में लिखते भी हैं। उसी तरह से फिर जो पूरा मतलब रिसर्च का प्रोसेस है कि आप बाद में हाइपोथेसिस डिसाइड करने के बाद डिटेल मटेरियल्स एंड मेथड से उसको लिख रहे हो, देन जो भी मेडिसिन आप यूज करने वाले हैं उसके सभी डिटेल्स आते हैं, अलग अलग जो स्टडीज आपने की होंगी, एनालिटिकल है, क्लिनिकल है, ऑब्जर्वेशन है, वो सभी हम नोट करेंगे और उनके बाद हम कंक्लूजन तक पहुंचे। सो कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए मान लीजिए अगर हमारा 2 या 3 साल का काम है, तो जो रिसर्च प्रॉब्लम से शुरू होता वहां से लेके कंक्लूजन तक सभी चीजों को एक दूसरे के साथ हम कनेक्ट करते हैं और वही कनेक्शन हम डिस्कशन में भी रखते हैं और बाद में ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कशन वी रीच टू अ पर्टिकुलर कंक्लूजन। हेतुअर्थ का मतलब ही कि एडिशनल यूज ऑफ कंसेप्ट, मतलब हेतुअर्थ नाम यद अन्यत्र भी हितम, किसी एक जगह पे कोई कंसेप्ट लिखा गया है, अन्यत्र उपपद्यते किसी दूसरी जगह पे यूज हो रहा है, जिसको हम कहते हैं कि मल्टीफेसेटेड एस्पेक्ट। और संहिताओं में ये बार बार होता है, हमारे जो भी बेसिक फंडामेंटल्स है जो हम ट्रीटमेंट में यूज करते हैं वो लिमिटेड है, 8, 10, 12, 15 होंगे, लेकिन हर ट्रीटमेंट में, हर डिसीज में, हर रिसर्च में उसी में से कोई ना कोई फिट बैठ रहा है। तो पर्सपेक्टिव अलग अलग हो सकता है, कॉन्टेक्स्ट अलग अलग हो सकता है, बट उन्हीं चीजों को हम बार बार रिपीट करते हैं। सो एक कंसेप्ट एक जगह पे बताया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ वहीं पर यूज करना है ना। नाउ इट हैज बीन लेफ्ट टू द इंटेलेक्ट ऑफ द रीडर, जो उस संहिता को पढ़ रहा है उसके ऊपर छोड़ दिया गया है कि एक सिद्धांत मैंने यहां पर बता दिया है, अब आपकी मर्जी है उस शास्त्र का आपका अंडरस्टैंडिंग जितना ज्यादा होगा, उसके बारे में आपका थॉट प्रोसेस कितना ज्यादा होगा, बहुत जरूरी है। सिर्फ वर्ड टू वर्ड बुक में से पढ़ लेना ये तो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को बाद में नॉलेज और विजडम तक अगर पहुंचाना है तो वहां तक हमें थॉट प्रोसेस जो है उस पर बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा और उसके बाद शायद हम कुछ ना कुछ वहां पर कंक्लूड कर पाएंगे। सो क्लिनिकल एस्पेक्ट की अगर बात करते हैं, सामान्य विषय सिद्धांत है, त्रिदोष सिद्धांत है, पंचमहाभूत सिद्धांत है, ऐसा कोई चैप्टर नहीं है कि जैसे चिकित्सा स्थान या कल्पस्थान या सिद्धि स्थान में हर एक चैप्टर में इनमें से ही कोई ना कोई सिद्धांत यूज किया गया है, बट हर बार वो बता नहीं रहे। सो एक जगह पे उस कंसेप्ट को बता दिया गया, नाउ इट हैज बीन लेफ्ट, और बाद में उसको मल्टीपल जगह पे कोट कर दिया गया। वैसे ही कि ग्रीष्म ऋतुचर्या अगर हम देखते हैं तो वहां पर पित्त उपक्रम या वही बाद में पित्त ज्वर में भी यूज किया गया है, तो सिमिलैरिटी है। तो कंसेप्ट एक ही है, मल्टीपल जगह पे यूज हो रहा है, बट मल्टीपल जगह पे जो यूज होता है दैट इज ऑल्सो डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टेक्स्ट। सो कॉन्टेक्स्ट अगर सिमिलर है तो एक ही चीज को हम बार बार कोट भी कर सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं, और जो डे टू डे लाइफ में हम करते हैं व्हेन वी आर सिटिंग इन आवर ओपीडीज। रिसर्च में भी उसी तरह से ऑल दिस सिद्धांतास आर अगेन यूटिलाइज्ड इन ऑल रिसर्च स्टडीज। जब भी हम रिसर्च स्टडी पूरा का पूरा हम रिसर्च प्रपोजल देते हैं तो कई बार जब हम इंस्टीट्यूशनल रिसर्च कमेटी को फेस करते हैं तो वहां पर पूछा जाता है क्योंकि आपने ये लिख दिया है बट विच काइंड ऑफ सिद्धांत है ना, वी कैन नॉट कम अप विद लाइक हैप्पैजार्ड काइंड ऑफ रिसर्च स्टडी जिसको कोई बेस ही नहीं है। तो बेस मतलब क्या है, ऑल आर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आर बेस। तो जो भी आप रिसर्च
स्टडी, आप किसी भी डिपार्टमेंट से हो, 14 डिपार्टमेंट में से किसी भी डिपार्टमेंट में हो, बट जब भी आप आपका रिसर्च हाइपोथेसिस जब बना रहे हो तो इन्हीं सिद्धांतों में से किसी पर हमें रिलाई करना पड़ता है। बट उस वक्त हम ये सोचते नहीं कि ओके इट इज वी आर टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द तंत्र युक्ति। पदार्थ हम सब जानते हैं कि पदस्य पदयो हो पदानाम वा अर्थ, मीनिंग है वर्ड्स का। सो स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट टेक्निकल टर्म्स। तो ये जितने भी टर्म्स है, सामान्य, विशेष, उरुस्तंभ, अहोबाहु, उदर, अपस्मार, ये डिसीजेस के नाम है, ये सभी क्या है, दे आर ऑल हैविंग स्पेसिफिक मीनिंग। वो जो वर्ड है इटसेल्फ हमें बता देता है उस डिसीज के बारे में। सो ऑल दिस टेक्निकल टर्म्स जिनका स्पेसिफिक मीनिंग है संहिताओं में, वो इस तंत्र युक्ति के बारे में। रिसर्च में भी उसी तरह से हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, स्टैटिस्टिक्स की जब आप बात करते हैं तो मीन, मोड, मीडियन, दीज आर ऑल टेक्निकल टर्म्स, ये सब हम यूज कर रहे हैं। बट वो किसी एक तंत्र युक्ति का पार्ट है, वहां पर हम उसको कनेक्ट नहीं करते हैं, या तो उस तरह से हमें हमारे यूजी या पीजी लेवल पर नहीं बताया गया है कि दिस इज नथिंग बट तंत्र युक्ति। तो जब भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो जो भी कॉन्टेक्स्ट हो, अगर उनका रीडिंग अच्छा होगा और वो अगर बार बार तंत्र युक्तियों को कनेक्ट कर रहे हैं तो एक थॉट प्रोसेस वहां पर स्टूडेंट का डेवलप होता है। सो यहाँ पर मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी पीजी स्टूडेंट, पीजी टीचर्स की आती है या यूजी टीचर्स की आती है। प्रदेश किसी भी टॉपिक के बारे में कार्स्ने ना भी धातुम अशक्यम, पूरा का पूरा बताना पॉसिबल नहीं है, बार बार संहिताओं में बताया गया है। एक देश ना भी दिए थे, हम शॉर्ट में बता दे रहे हैं। सो इट इज नथिंग बट पार्शियल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टॉपिक, और ये तो हम बहुत ज्यादा वाइडली यूज करते हैं। अगर हम संहिताओं में देखते हैं कि एक फॉर्मुलेशन है, उसके नीचे हमें 40-50 ड्रग है, सो कंसाइज बता दिया कि एक जगह पे बता दिया गया है, और अब आपको उन सभी डिसीजेस में आप उसको अच्छी तरह से यूज कर सकते हो। रिसर्च में भी इवन पायलट स्टडीज जितनी है वो सभी उसी के बारे में है। स्मॉल सैंपल स्टडीज है, उनको हम बहुत लार्जर सैंपल्स में बाद में अप्लाई करते हैं। इवन जितने भी रिसर्च स्टडीज होते हैं, बाद में अगर इफ इट्स अ गुड आइडिया, अगर इंडस्ट्री को लगता है कि दिस आइडिया इज वेरी गुड एंड हैज बीन कंसीव्ड प्रॉपर्ली, तो इंडस्ट्री जो है आइदर द इंस्टीट्यूशन और द पीजी पीएचडी स्कॉलर और रिसर्चर में गो फॉर पेटेंट, और बाद में इंडस्ट्री जो है उसका फिर बाद में मास प्रोडक्शन जो है वो करती है। सो स्मॉल सैंपल स्टडीज को बाद में मल्टीपल और लार्जर सैंपल्स के लिए अप्लाई किया जाता है। इवन कई बार अगर डाउट है, मतलब रिसर्च कमेटी को अगर डाउट है कि वेदर दिस मेडिसिन विल वर्क और नॉट, दे विल आस्क द रिसर्च स्कॉलर क्योंकि यू गो फॉर पायलट स्टडी, कुछ 10-15 में आप करके देखो, 2-5 में करके देखो, इफ यू आर गेटिंग समथिंग पॉजिटिव देन यू गो फॉर दिस। सो कई बार भी इस तरह से किया जाता है। उद्देश्य इज नथिंग बट कंसाइज डिस्क्रिप्शन, संक्षेप अभिधानम, सभी हम जानते हैं हेतुलिंग औषध ज्ञानम सस्ता तुत्परायण, पूरी की पूरी संहिता को 3 वर्ड में बता दिया। उसी तरह से चीफ कंप्लेंट्स ऑफ द पेशेंट, बहुत कंसाइज डिस्क्रिप्शन होता है। जब आप और डिटेल में पेशेंट से बात करेंगे तो आपको वहां पर पूरी हिस्ट्री वहां पर मिलती है, बट पेशेंट इज ओनली कंसर्न अबाउट उद्देश्य तंत्र युक्ति। वो जो आपको लिमिटेड वर्ड या सबसे पहली जो 3 या 4 कंप्लेंट बताने वाला है वही उसका पर्पस है, उसकी जो मेन तकलीफ हो वो वही है। सो इवन शॉर्ट केस फॉर्मेट जब हम जो केसेस भरते हैं उसमें कंसाइज डिस्क्रिप्शन लेते हैं। उसी तरह से रिसर्च में एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द रिसर्च पेपर्स पूरा का पूरा, और अभी तो इसको हम कहते हैं कि पूरा एक स्ट्रक्चर ही आता है एब्स्ट्रैक्ट का, उसी तरह से आपको लिखना है। सिनॉप्सिस जो हम सबमिट करते हैं देन दैट इज आल्सो वेरी कंसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ योर प्रपोज्ड रिसर्च। डिसर्टेशन समरीज, जब हम थीसिस हमारा कंप्लीट करते हैं, साथ में हमें कुछ समरीज भी देनी होती है। So those summaries are nothing but this is a very concise description of the work which has been done by a scholar for like last 2-3 years. निर्देश उसी का इलेबोरेशन है, तो इलेबोरेशन में यही सब आने वाला है, डिटेल हिस्ट्री। सो सिंपल ओपीडी में जो हम ओपीडी केस पेपर लेते हैं वो उद्देश्य की कैटेगरी में चला जाएगा, और वही पेशेंट जब आईपीडी में जा रहा है जहां पर पेशेंट का इनिशियल असेसमेंट 24 घंटे में होना जरूरी है, वहां पर वो डिटेल जो 3, 4, 5, 8 पेज का जो भी आपके इंस्टीट्यूशन में होगा वो पूरा डिटेल आप लिखते हैं। सो दैट इज नथिंग बट दिस तंत्र युक्ति। लॉन्ग केस फॉर्मेट्स है, रिसर्च में एंटायर रिसर्च पेपर आप ले रहे हो या पूरा का पूरा डेजर्टेशन है, थीसिस है, तो डिटेल जो आपने कंसाइज में मैं पहले बताया था, समरी जो दिया था, वो समरी पढ़ने के बाद ही पता चल जाता है कि ओके ये थीसिस पढ़ना चाहिए या नहीं। इवन रिसर्च पेपर्स जो होते हैं उसका आप एब्स्ट्रैक्ट पहले पढ़ लीजिए, उससे आपको अंदाजा आ जाता है कि ओके मुझे आगे पढ़ना चाहिए कि नहीं। सो दीज आर नथिंग बट दिस तंत्र युक्ति। सो वी हैव बीन यूजिंग दिस तंत्र युक्ति, बट हमें ये पता नहीं है कि ये तंत्र युक्ति हम यूज कर रहे हैं, और शायद इसीलिए क्योंकि द तंत्र युक्ति टॉपिक को हम
प्रैक्टिकली रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, दैट्स व्हाई समटाइम्स वी फील दैट दिस इज अ वेरी बोरिंग कांसेप्ट, इसका तो कोई यूज ही नहीं है। सो संहिताओं में जितने भी कांसेप्ट है, until and unless we connect them with the practical application, और खासकर स्टूडेंट को समझाते वक्त अगर हम उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं कनेक्ट करते हैं तो उसको उसमें इंटरेस्ट नहीं आने वाला है। अगर पीजी स्टूडेंट है तो नॉट ओनली क्लिनिकल एप्लीकेशन, आपको नेक्स्ट लेवल पर जाना पड़ेगा रिसर्च पर्सपेक्टिव। और भी अगर आगे बताना चाहते हैं तो उस श्लोक के बारे में या उस टॉपिक के बारे में और कुछ रिसर्च स्टडी हुए वो भी अगर आप शेयर करते हैं तो दिस इज हाउ वी आर प्रोवाइडिंग द डिटेल्स टू द स्टूडेंट्स। वाक्यशेषो नाम वाक्येषु पदम अकृतम, पद नहीं है बट गम्य मानतया पूर्यते। जंगल जही रस ही मान शब्द है ही नहीं, बट बार बार जहां पर हम जंगल रस की बात कर रहे हैं हर बार हम उसको कंसिडर कर लेते हैं कि ओके वी आर टॉकिंग अबाउट जंगल मांस रस। सो दिस इज हाउ द वर्ड इज नॉट देयर, बट व्हेन यू आर टेकिंग द मीनिंग, जब आप उसका मीनिंग लेते तब उसको वहां पर हम ले लेते हैं। जैसे पथ्यापथ्य, अब पथ्यापथ्य बताते वक्त जब भी पेशेंट से, मान लीजिए हमारी ओपीडी में 40-50 की ओपीडी है, अब पेशेंट आपको पूछ रहा है, हम कई बार प्रिंटेड वर्जन रखते हैं पथ्यापथ्य के लिए, सिर्फ हम टिक करके देते हैं। तो टिक में हम क्या करते हैं, शॉर्ट में कुछ चीजें बताते हैं, बाद में पेशेंट जो है जो वहां पर नहीं लिखा है वो भी समझ जाता है, क्योंकि इस तरह की जो चीजें हैं मुझे अवॉइड करने के लिए कहा है। तो पूरा का पूरा जो पथ्यापथ्य है हमारा इसी तंत्र युक्ति पर बेस्ड है कि जो मैं आपको गाइडलाइन बता रहा हूं उसी तरह से आपको समझ के बाद में उसको अप्लाई करना है। इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जहां पर हम जो हमारे पेशेंट आ रहे हैं वो डिफरेंट कम्युनिटी से आ रहे हैं, रिलीजन से आ रहे हैं, डिफरेंट हैबिटेट से आ रहे हैं, तो हर एक की फूड हैबिट्स अलग अलग है। तो उसकी फूड हैबिट के हिसाब से हम वहां पर उसको पूरा का पूरा लिस्ट देना कई बार मुश्किल हो जाता है। तो जो जनरल गाइडलाइन हम प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज नथिंग बट दिस तंत्र युक्ति। इवन पोस्ट सर्जिकल गाइडलाइंस वो भी हम कंसाइज फॉर्मेट में देते हैं। पोस्ट पंचकर्म गाइडलाइंस पूरा का पूरा संसर्जन क्रम एंड एवरीथिंग पोस्ट पंचकर्म गाइडलाइंस। इवन व्रण कर्म के बाद संहिताओं में जो हमें गाइडलाइंस मिलती है वो सभी इसी तरह से। और एक बात अभी बताना चाहूंगा कि ये जो थॉट प्रोसेस है कि हर एक तंत्र युक्ति को रिसर्च के साथ कनेक्ट करना, कई बार वी फेस द डिफिकल्टी कि ओके इस तंत्र युक्ति को एटलीस्ट आई कुडंट रिलेट दिस तंत्र युक्ति टू अ पर्टिकुलर रिसर्च टॉपिक, तो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर रिसर्च को रेड करके रखा है। बट एक कोशिश हर बार हमें करनी चाहिए, जितना हम ज्यादा पढ़ते जाएंगे, जितना उसके बारे में सोचते जाएंगे, उतना विल बी एबल टू अप्लाई देम प्रॉपर्ली। प्रयोजन सब हम जानते हैं, यद अर्थम कामयमानः प्रवर्तते, द पर्पस विथ विच। सो पहले चैप्टर में बता दिया धातु साम्यच क्रिया क्रिया चौक्ता तंत्र प्रयोजनम। तो मोटिव पर्पस क्या है, दोनों में बहुत जरूरी है। क्लिनिकल में अल्टीमेट हमारा एम होता है अगर पेशेंट इवन लाइक हेल्दी है, सिर्फ हेल्थ को मेंटेन करने के लिए वो हमारे पास आ रहा है, तो मेंटेनेंस ऑफ द हेल्थ हमारा पर्पस हो जाएगा। हेल्थ लॉस है तो वहां पर रिस्टोरिंग द हेल्थ ये हमारा पर्पस हो जाएगा। सो किस पर्पस से हम वहां पर हमारा काम शुरू कर रहे हैं, दैट इज आवर अल्टीमेट गोल। सो गोल सेटिंग वहां पर होना जरूरी है, क्योंकि ये गोल है, यहां तक हमें पहुंचना है, और गोल अगर पता है तो हम एक प्रॉपर डायरेक्शन में पूरी तरह से जा सकते हैं। रिसर्च में भी उसी तरह से क्यों हम एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रखते हैं। और इवन नाउ मोस्ट ऑफ द पीजी इंस्टीट्यूट्स आर फॉलोइंग अ पैटर्न कि ओके पहले ऐसा होता था कि पीजी स्कॉलर या पीएचडी स्कॉलर को एक रिसर्च टॉपिक आपने दे दिया, वो 2 साल तक काम करता रहेगा और उसके बाद 2 साल के बाद सबमिट कर देगा। और सबमिट करते हुए ये पता चलता है कि ओके जब ये रिसर्च डिजाइन प्लान हुआ था तब कुछ अलग था, और बाद में जो सबमिट हो रहा है वो कुछ अलग ही है। दो इट माइट बी गुड बट इट इज नॉट रिलेटेड टू एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। सो फोकस जो है वो फोकस करने की बात जो आ रही है वो यहाँ पर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स या प्रयोजन जो है, अगर हम जो रिसर्च कर रहे हैं या रिसर्च डेटा, कई बार रिसर्च डेटा इतना ज्यादा हो जाता है कि जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हमारी मिस हो जाती है। सो अगर हमारा फोकस क्लियर होगा कि मेरा प्रयोजन क्या है, उसी तरह से हम उन जो भी हमारा रिसर्च डेटा हमें मिल रहा है वहां पर एनालिसिस कौन सा करने वाले हैं, हम कौन से टेस्ट लगाने वाले हैं, तो ये सभी के सभी जो चीजें दे आर ऑल डिपेंडेंट ऑन प्रयोजन। सो देन उपदेश संहिताओं में बहुत बार हमें मिलता है कि एडवाइसेस मिलते हैं, स्नेहम अग्रे प्रयोजन तथा स्वेदम अनंतरम, शोधन में भी पहले स्नेहन करो बाद में स्वेदन करना चाहिए। सो दीज आर द एडवाइसेस। अब ये एडवाइस का मतलब होता है इट इज नॉट लाइक फोर्स मैंडेट नहीं है, बट अगर आप करते हो तो आपके लिए अच्छा है, और वही हम क्लिनिक में करते हैं। जितने भी एडवाइसेस हम हमारे पेशेंट्स को दे रहे हैं इसी तंत्र युक्ति पर बेस्ड है। हम बताते हैं पेशेंट को ये आपको करना चाहिए, नाउ इट इज अप टू हिम इफ द पेशेंट इज कन्विंस। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, अगर आप उनको अच्छी तरह से कन्विंस कर सके हैं,
तो सर्टेनली मोस्ट ऑफ द एडवाइसेस जो है वो फॉलो करेंगे। लेकिन अगर हम अच्छे कम्युनिकेटर नहीं है, अच्छी तरह से हम पेशेंट को कन्विंस नहीं कर पा रहे, और जब पेशेंट जाता है उसी वक्त हमें पता चल जाता है कि ओके वी वर नॉट एबल टू कन्विंस हिम प्रॉपर्ली, वो जितने भी आप एडवाइस दो वो फॉलो नहीं करने वाला है, रादर ही विल चेंज द डॉक्टर। सो दैट्स व्हाई दिस संतृप्ति इज इंपॉर्टेंट। रिसर्च में भी इसी तरह से एथिकल गाइडलाइंस, पहले तो रिसर्च कमेटी गाइडलाइंस देती है, बाद में एथिकल गाइडलाइंस जो होते हैं आईसी कमेटी को हम फेस करते हैं। एथिकल कमेटी हमें हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड बहुत सारी गाइडलाइंस बताती कि ओके यू डू दिस, यू डू दिस, यू डू दिस, सो ऑल दोस गाइडलाइंस कैन बी टेकन। उसमें से कुछ जो चीजें होती है वो नेक्स्ट कंट्री को जहां पर मैंडेट है कि नहीं आपको फोर्स है, यही करना पड़ेगा आपको, इससे आप डेविएट नहीं हो सकते। तो संहिताओं में भी या शास्त्र में भी कुछ जगह पे ऐसा होता है कि नहीं ये आपको करना ही पड़ेगा, बट कुछ जगह पे आपको लिबर्टी दी गई है। उसी तरह से कंसेंट है, एसेंट फॉर्म है, जो हम रीजनल लैंग्वेज में बताते हैं, पर्पस वही है। यहाँ पर बायलिंगुअल ट्राइलिंगुअल कंसेंट की बात आती है असेसमेंट या एक्रेडिटेशन में, वो वही है। उसी तरह से पेशेंट राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एम्प्लॉयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसी कॉन्टेक्स्ट में आता है। देन अपदेश, रीजनिंग ऑफ अ स्टेटमेंट। संहिताओं में हमें बहुत सारे स्टेटमेंट मिलते हैं और बाद में कॉमा करके उसका रीजनिंग दिया जाता है। चरक संहिता में ये पैटर्न खास करके फॉलो हुआ है। पहले एक वो कोट करेंगे, जैसे हम प्रमेय के चैप्टर्स में देखते हैं जहां पर साध्यासाध्य तो बताया है, तो साध्यासाध्य को बताने के बाद कॉमा करके बाद में उसका रीजनिंग बताया गया है। इवन प्रमेय चैप्टर में जब वहां पर संप्राप्ति जो बता रहे वहां पर भी डिटेल में संप्राप्ति बताते हो, हर वक्त उसका रीजनिंग दिया गया है। क्यों जरूरी है? जितना हम रीजनिंग देते हैं उतना अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट जो है वो स्ट्रांग होता है। ओके, शास्त्र में बताया है, मैं फॉलो कर रहा हूं, मुझे 100% फेथ है, इट इज वेरी गुड। बट ब्लाइंडली शास्त्र को फॉलो करना भी कहीं ना कहीं, अगर हम उसको क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन करने के बाद उसको ऑथेंटिक बनाने के लिए रिसर्च स्टडी के साथ अगर डेटा के साथ आ रहे, तो सिर्फ हम ही नहीं, वेस्टर्न वर्ल्ड जहां पर अभी भी आयुर्वेद का एक्सेप्टेंस उतना ज्यादा नहीं है, शायद वो भी हमें और अच्छी तरह से मानने लगेंगे। और शायद इसीलिए द कंसेप्ट ऑफ ईबीएम, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन जो आ रहा है, उसका पर्पस ही यही है। पेशेंट को हम कई बार पत्ते पत्ते बताते हैं, पेशेंट क्रॉस क्वेश्चन करता है, दे आर नॉट कन्विंस। मैं तो इतने सालों से कह रहा हूँ, यहाँ पर हमारे एरिया में या हमारी जगह पे ये बहुत सारे मतलब छोटे बच्चे से लेके ओल्ड एज तक सब खाते हैं, कभी किसी को तकलीफ नहीं हो रही है, आप ही बता रहे हो, तो वहां पर आपको रीजनिंग देना पड़ेगा। एंड व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग दैट रीजनिंग, वो मान जाएगा। अगर आपका रीजनिंग वीक है, इफ ही इज नॉट कन्विंस, ही इज नॉट गोइंग टू डू दैट। उसी तरह से प्रोग्नोसिस है ना, जहां हम सुख साध्य, कृच्छ साध्य, याप्य, प्रत्यक्ष इन चीजों की बात कर रहे हैं, और जब आपको पेशेंट को कन्विंस करना होता है कि ओके ये जो व्याधि है ये सुख साध्य नहीं है, कृच्छ साध्य, इसमें शोधन करना ही होगा। कई बार उनको लगता है कि नहीं, व्हाई आई शुड स्पेंड सो मच ऑफ मनी, ही विल गो टू 2 डॉक्टर्स, और बाद में जब वहां पर भी उनको सेम जवाब मिलता है कि नहीं, यहाँ पर डायरेक्टली यू शुड गो फॉर शोधन चिकित्सा, क्योंकि शास्त्र ने तो हमें बता दिया दोष बहुत ज्यादा है, पेशेंट का बल ज्यादा है, रोग बल ज्यादा है, देन यू डायरेक्टली गो फॉर शोधन चिकित्सा। वहां पर अगर आप शमन चिकित्सा के लिए जा रहे, देन इथिकल इट इज रॉन्ग, है ना, वट एवर मे बी द थिंग्स। तो आपको पेशेंट को वहां पर बहुत स्ट्रांगली कन्विंस करना होगा। एंड दैट्स व्हाई हम हमेशा बात करते हैं कि डॉक्टर शुड हैव वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होंगी तो हम उस पेशेंट्स को कन्विंस कर पाएंगे, नॉट फॉर अर्निंग द मनी बट फॉर द सेक ऑफ द बेनिफिट ऑफ दोज पेशेंट्स। उसी तरह से जब आप प्रोग्नोसिस बता रहे हैं कि नहीं, कृच्छ साध्य ये शमन शोधन से भी नहीं होगा, औषध से नेक्स्ट लेवल है शस्त्र, उससे भी आगे क्षार, और बाद में अग्निकर्म। तो ये जो डिफरेंट लेवल्स है, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंसेस बढ़ते जाते हैं, है ना, एंड कई बार द पेशेंट इज नॉट रेडी टू स्पेंड सो मच ऑफ मनी, इंस्टेड ही विल गो फॉर लाइक 2-3 ओपिनियंस। और पेशेंट का ये राइट भी है, क्योंकि आपके हॉस्पिटल में इवन ही कैन आस्क फॉर मल्टीपल ओपिनियंस। अगर आपके डिपार्टमेंट में 3-4 लोग हैं, ही वुड लाइक टू गो फॉर मल्टीपल ओपिनियंस। हर जगह पे वो क्या जानने की कोशिश कर रहा है? रीजनिंग, क्योंकि करना है मुझे सबने बताया, नाउ यू नीड टू कन्विंस मी कि व्हाई आई शुड गो फॉर दिस, सो दैट इज कन्विंसिंग। वही रिकमेंडिंग मैंने जो बताया शोधन के लिए। उसी तरह से रिसर्च में भी है, डिस्कशन जब भी हम करते हैं, पूरा का पूरा हमारा ऑलमोस्ट लाइक काम 70-80% हो चुका है, आइदर वी हैव गॉट पॉजिटिव रिजल्ट और नेगेटिव रिजल्ट। बट जो भी रिजल्ट है ना, कई बार ऐसा मतलब इवन पीजी स्कॉलर्स या टीचर्स में भी देखने को मिलता है कि ओके लेट अस पुट ओनली पॉजिटिव थिंग, जो नेगेटिव मिला है वो हम रिसर्च स्टडी में ना डालें, गलत है, वो भी हमें डालना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके बाद वाले लोग जो उस रिसर्च स्टडी पर काम करने वाले, उनको पता होगा कि ओके दीज आर द एरियाज वेयर वी कुडंट गेट रिजल्ट्स,
सो वी नीड टू चेंज द मैंडेट, मे बी हमारे रिसर्च स्टडी में हमें कुछ चेंज करना चाहिए। सो डिस्कशन में ये सभी चीजें हमें रखनी चाहिए कि जो भी पॉजिटिव या निगेटिव मिला उसका कारण क्या है। वी नीड टू कम अप विद द जस्टिफिकेशन व्हाई योर मेडिसिन हैज वर्क। स्थौल्य पर मार्केट में 150 ड्रग अवेलेबल है, उसके बाद आपने 151 ड्रग पर सोचा कि ओके मुझे इस पर काम करना है। जस्टिफिकेशन आपने पहले दिया कमेटी को, ठीक है, वो सिनॉप्सिस में हुआ, लेकिन उसने काम किया नहीं किया और उसका कारण क्या था, अगर वो आप लिख रहे हैं तो वी आर यूजिंग दिस तंत्र युक्ति। इवन कई बार अनटोल्ड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। इवन अगर आप मॉडर्न मेडिसिन में देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे मेडिसिन है जिनको लॉन्च करते वक्त किसी दूसरे डिसीज के लिए यूज किया गया था, मतलब लॉन्च किया गया था, बट बाद में क्लिनिशियंस ने ऐसा बताया कि दिस इज वर्किंग इन अनदर कंडीशंस। ओके, वेरी गुड, आपको अल्टरनेट मेडिसिन मिल गया, बट व्हाई, वो लिखना वहां पर जरूरी है। सो वी नीड टू कम अप विद द रीजनिंग सो दैट वी कैन कन्विंस साइंटिफिक माइंड्स, है ना। जिसको फेथ बहुत ज्यादा है वो तो वैसे भी मान जाएगा, बट अगर साइंटिफिक माइंड है, जिसका क्रिटिकल माइंड है, उन लोगों को कन्विंस करना बहुत जरूरी है। और अगर आपके पास ये तंत्र युक्ति अच्छी है, इफ यू हैव गॉट दैट क्रिटिकल माइंड, है ना, राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर काम करता है। मतलब आपका जो रिसर्च ड्रग है वो आपने दिया था, वो स्पेसिफिक मान लीजिए आपने ओबेसिटी के लिए दिया था, वहां पर वजन भी कम हो रहा है और साथ में वहां पर और भी कुछ अच्छे रिजल्ट्स अगर आपको मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने जब गोमूत्र की पर काम किया था, ओके, मुझे उतने ज्यादा जिसको कहेंगे कि प्रॉमिसिंग रिजल्ट नहीं मिले, बट दूसरा मुझे एक देखने को आया कि जितने भी ओबेस पेशेंट्स थे उन सभी पेशेंट्स में देने के बाद उनको जो मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड इरेगुलरिटीज थी वो सब ठीक हो गई। मतलब फोकस हमारा था वजन कम करना, बट पेशेंट्स वर सो हैप्पी कि उनको ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ द फीमेल पेशेंट्स उनको बिल्कुल पेन नहीं रहा उन 3-4 महीनों में, कोई डिफिकल्टी नहीं, मेंस्ट्रुएशन वाज गुड। सो दैट वाज द एडिशनल रिजल्ट एंड दैट नीड्स टू बी पुट इनटू योर रिसर्च सो दैट हो सकता है बाद में गोमूत्र की जिस कॉन्टेक्स्ट में बताया उसके अलावा दूसरी जगह पे भी यूज किया जा सकता है, बट उसका रीजनिंग हमें देना जरूरी कि क्यों गोमूत्र की उस तरह से किया। देन अतिदेश फ्यूचर इंडिकेशंस के बारे में, अतिदेशो नाम यत् किंचिदेव प्रकाशम अनुक्तार्थ साधना एवं अन्यदपि प्रयतव्य। जो एग्जांपल यहां पर दिया है कि यच्च अन्यदपि किंचित स्यात् अनुक्तम यह पूजितम वृत्तम तदपि च। दूसरी जगह पे फ्यूचर इंडिकेशंस के बारे में जहां पर डिटेल में बात कर रहे हैं, क्लिनिकल स्टडी में जहां पर हम बात करते हैं कि पेशेंट्स हमारे पास आ रहा है, साइन एंड सिम्टम्स देखने के बाद वी कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर, प्रोग्नोसिस को हम कनेक्ट कर रहे हैं। पेशेंट बैठा आपके सामने है, बट आप फ्यूचर को उसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप उसको बताते हैं कि ओके दिस इज द प्रोटोकॉल, दिस इज द प्रोग्नोसिस ऐसा है, आपके पास इतना समय है, सो यू शुड गो फॉर दीज आर द ऑप्शंस। तो इसीलिए फ्यूचर्स के साथ या फ्यूचर इंडिकेशंस के साथ कनेक्ट करना जरूरी है। इवन पेशेंट्स रिस्पॉन्स टू मेडिसिन तो आपने शुरू कर दिया है। अब जो रिजल्ट आपको मिल रहे हैं, मान लीजिए कोई पेशेंट है हमारे पास 8, 10, 15 साल की हिस्ट्री है, मेडिसिन आपने शुरू किया, 2-3 महीने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि ओके एक पॉजिटिव ट्रेंड है, प्रॉमिसिंग रिजल्ट आपको मिल रहे हैं, देन यू कैन प्रेडिक्ट गुड प्रोग्नोसिस। आप पेशेंट को कन्विंस कर सकते हैं, यू प्लीज कंटिन्यू द मेडिसिन, मे बी आफ्टर 6 months, 8 months, 1 year, मे बी 100% क्योर आपको वहां पर मिल सकता है। सो दिस इज हाउ वी आर कनेक्टिंग फ्यूचर विद द प्रेजेंट। रिसर्च में इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा, जैसे ही हम मान लीजिए से क्लिनिकल स्टडी है, तो क्लिनिकल स्टडी करते वक्त शुरुआत के 2-3-4 महीने में हमें एक ट्रेंड पता चलने लगता है कि वेयर वी आर गोइंग। सो जो स्टैटिस्टिकल डेटा है वो फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर देता है कि ओके जो आपका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव था वो आप अचीव करने वाले हैं या नहीं। एक रफ आउटलाइन हमें वहां पर मिल जाता है, वो हम करते ही है, बट वी डू नॉट नो कि वी आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ तंत्र। लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च लंबे समय तक चलने वाले, 2-2, 5-5 साल तक चलने वाले, वहां पर ये जरूरी होता है। इवन आयुर्वेद गाइडलाइंस जो है, इफ दे आर फॉलोड प्रॉपर्ली देन सर्टेनली इम्यूनिटी इज गुड। सो आज को हम फ्यूचर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अर्थापत्ति इम्प्लीकेशंस के बारे में जब हम बात करते हैं कि सभी लोग जानते हैं ना, नक्तम दधि भुंजित, है ना, सो दैट्स व्हाई इट शुड बी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग डे टाइम। और प्रैक्टिस में हम बहुत वाइडली इसका यूज करते हैं, संहिता में भी कई बार आता है कि ये चीजें आपको देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। सो व्हेन दे से दैट इवन जैसे वसंत ऋतु है जहां पर बता दिया कि गुरु है स्निग्धम दिवा स्वप्नम मधुरम च वर्ज, ये चीजें आपको वर्ज करनी चाहिए। इसका मतलब अर्थापत्ति लगा के हम उसको मीनिंग ले रहे हैं कि इसके अपोजिट जो है वो सभी हमें यूज करना है। दिस इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग इन आवर प्रैक्टिसेस लॉन्ग।
Ruxa contraindicated, it means we should directly go for Snigdha. So these are the direct applications of these principles in practice. Again, मैंने जैसे बताया, it is not possible to correct all, क्योंकि रिसर्च इज समथिंग जहां पर आपको जो ब्रैकेट है उसके बाहर आप नहीं जा सकते. एवरीथिंग शुड बी रिटन क्रिस्टल क्लियर, है ना. वहां पर वेरिएशंस के लिए बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है, एटलीस्ट व्हाइल द प्लानिंग. सो व्हेनेवर यू आर प्लानिंग द रिसर्च, उस वक्त वेरिएशन मतलब कुछ लिखा है उसका कुछ अलग मतलब ले रहे, ऐसा नहीं होता है. सो दैट्स व्हाई समटाइम्स वी फेस डिफिकल्टीज इन कोरेटिंग फ्यू अदर युक्तिज. निर्णय, डिसीजन, कंक्लूजन, विचारितस्य अर्थस्य व्यवस्थापनम. एग्जाम्पल की अगर बात करें डायरेक्टली, फाइनल डायग्नोसिस जो है उसके पहले डिफरेंशियल डायग्नोसिस बहुत जरूरी होता है. प्रॉपर वहां पर एक रिडक्शनिस्ट अप्रोच रखते हुए वी रीच टू अ फाइनल कंक्लूजन. तो वो यही तंत्र युक्ति है. रिसर्च में भी रिजेक्शन ऑफ द नल हाइपोथेसिस, एक्सेप्टेंस ऑफ अल्टरनेट हाइपोथेसिस, उसके लिए पूरा का पूरा एक 2-3 साल का काम है. एक थॉट प्रोसेस है, डेटा है जो आपको क्लियरली बताता है कि ओके नाउ दिस इज द फाइनल कंक्लूजन, वेदर दिस मेडिसिन हैज वर्कड और नॉट, और वेदर दिस प्रिंसिपल इज वर्किंग और नॉट. प्रसंग भी उसी तरह से, रीस्टेटमेंट इन अदर कॉन्टेक्स्ट. पूर्व अभितस्य अर्थस्य एक जगह पे बता दिया गया, अब प्रकरण आगतत्वादीना पुनर्अभिधानम, किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में उसको दोबारा बताया जा रहा है. सो एक प्रिंसिपल को दोबारा फिर से वो कोट कर रहे हैं, एक ही जो चीज है जो बताया उसी को दोबारा कोट कर रहे हैं. क्लिनिकल भी हम यूज करते रेगुलरली. पास्ट हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री है, इट ऑलवेज हेल्प इन प्रेजेंट डिसीज डायग्नोसिस. सो पास्ट को हम यहाँ पर अगेन जो प्रेजेंट है उसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. अगर वो हमारे साथ इफ इट इज नॉट प्रॉपर देन सर्टेनली विल फेस द डिफिकल्टीज. रिसर्च में भी उसी तरह से है. रिसर्च आर्टिकल जो साइटेशंस जो हम कोट करते हैं, तो वो जो भी रिसर्च स्टडी है उसको हम वहां पर कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. एकांत के बारे में जब हम बात करते हैं, कंफर्मेटरी स्टेटमेंट, यद अवधारणेन उच्यते, निज जो है कंफर्म बता दिया शारीरिक दोषोत्ता, त्रिवृत जो है वो 100% विरेचन करने वाली है. सो दैट काइंड ऑफ जो थॉट प्रोसेस है वो यहाँ पर जरूरी होता है. प्रैक्टिस में भी जरूरी है फाइनल डायग्नोसिस. वहां पर सेकेंडरी ओपिनियन, डिफरेंशियल डायग्नोसिस तक आप कर सकते हो, ओके वी हैव गॉट मल्टीपल ऑप्शंस, बट जब आप फाइनल डायग्नोसिस तक पहुंच रहे, वी कैन नॉट हैव मल्टीपल डायग्नोसिस. जब आप ओपीडी में पेशेंट आपके पास आ रहा है, वी कैन हैव अ प्रोविजनल डायग्नोसिस, है ना. वहां पर थॉट प्रोसेस में शायद हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए जगह है, बट फाइनल जो कंक्लूजन है वहां पर वी कैन नॉट राइट ओके 3-4 डायग्नोसिस है, 3-4 डायग्नोसिस का मेडिसिन दे देते. तो वहां पर कंफर्मेशन जरूरी है. Just a minute, let me put a charge. Sorry for the interruption. रिसर्च में भी उसी तरह फाइनल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, कोई एम्बिग्विटी के लिए कोई चांस नहीं है. एवरीथिंग शुड बी क्रिस्टल क्लियर. पहले से आपको पेशेंट को समझाना भी है, ओके दिस इज द ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, है ना. और इवन इफ यू गो फॉर लाइक एनएबीएच काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, वहां पर तो आपको डिजायर्ड आउटकम मैंडेटरी है कि ओके ये ट्रीटमेंट मैं 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में दूंगा, और उसके बाद क्या आप एक्सपेक्ट करते हो. कई बार पेशेंट 2-2, 4-4, 6-6 महीने तक ड्यू टू फेथ बेचारा चुपचाप ट्रीटमेंट लिया जा रहा है. ऐसा नहीं होना चाहिए. पेशेंट को हमें पहले ही क्लियर बताना है कि ओके दिस इज योर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल एंड दिस इज योर डिजायर्ड आउटकम. रिसर्च में भी फाइनल मोड ऑफ एक्शन, जो भी हमें अल्टीमेट डेटा मिला है उसको एक डिस्कशन करने के बाद क्यों, व्हाई दिस ड्रग हैज वर्क और नॉट वर्क लिखना जरूरी है. कंक्लूजन जो कंफर्मेटरी, वहां पर हम वेग कंक्लूजन नहीं दे सकते. मे, कैन बी, ऐसे वर्ड हम कभी भी कंक्लूजन में यूज नहीं कर सकते. तो एक कंफर्मेशन की बात वहां पर हो रही है, जिसके लिए मेटा एनालिसिस जो है वो करके हम इस कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं. अनेकांत एग्जैक्टली अपोजिट है, जहां पर मल्टीपल ओपिनियंस, एक थॉट प्रोसेस को वहां पर जगह दे दी है. मतलब जस्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द ब्यूटी ऑफ दिस तंत्र युक्तिज एंड कंसेप्ट, कि कई बार ये दोनों कंसेप्ट एग्जैक्टली अपोजिट है और दोनों भी हम प्रॉपरली यूज करते हैं, बट इंपॉर्टेंट है किस कॉन्टेक्स्ट में. सो जब हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर रहे हैं तो वहां पर एक मल्टीपल उसी तरह के साइन सिम्टम वाले हम 10 वैल्यू रख सकते हैं, बट वी कैन नॉट ट्रीट अ पेशेंट फॉर 10 months फॉर डिफरेंट 10 डायग्नोसिस. सो वी बिफोर स्टार्टिंग द ट्रीटमेंट, जहां पर चरक बताते हैं कि थरो उसका एग्जामिनेशन करना जरूरी है. यू रीच टू अ कंक्लूजन, उसमें कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए.
बाद में आप उसका ट्रीटमेंट शुरू करो। पुरुषम पुरुषम विक्षक की जहां पर बात कर रहे हैं वहां पर अनेकांत जो है उसी को वहां पर रख रहे हैं। सो मेनी टाइम्स द डायग्नोसिस अबाउट डिसीजेस डिफर अमंग वैद्यस। मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में एक्चुअली ये कंसेप्ट बहुत कम है, वी डू नॉट सिट टुगेदर। अगर हम मॉडर्न के हॉस्पिटल में जाते हैं, दे हैव गॉट मेडिकल बोर्ड्स, दे हैव गॉट वीकली मीटिंग्स, तो कई बार मतलब एवरी वीक दे विल कम अप विद सच केसेस। मान लीजिए कोई कंसल्टेंट है हु इज फेसिंग डिफिकल्टी कि जो डिजायर आउटकम उन्होंने रखा था उतने रिजल्ट शायद उनको नहीं मिल रहे, देन ही विल पुट दैट केस इन द क्लिनिकल बोर्ड। क्लिनिकल बोर्ड में उनसे सीनियर हो, जूनियर हो, सबऑर्डिनेट हो, इवन फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट्स, वो उसको समझकर शायद उसका कुछ अलग व्यू रखने की कोशिश करेंगे, एंड दैट विल बी वेरी मच हेल्पफुल टू द कंसल्टेंट एंड अल्टीमेटली फॉर द पेशेंट एट द इंस्टीट्यूट। सो जो एक चर्निंग होना चाहिए जिसको हम कहते हैं कि ब्रेनस्टॉर्मिंग, क्योंकि ब्रेनस्टॉर्मिंग जो सेशंस होते हैं उसमें वही होता है, एक आइडिया लिया गया, उस पर बहुत सारे लोग हैं वो अपना अपना ओपिनियन देते हैं। अगर एक आइडिया है एक रिजिड माइंडसेट के साथ इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कि नहीं यही सही है, तो हो सकता है आफ्टर फ्यू इयर्स दैट आइडिया में फेल। बट अगर जब हम उस आइडिया को बहुत सारे लोगों में, दोज हु आर एक्सपर्ट इन दैट फील्ड, उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं, उनके डिफरेंस ओपिनियन को एक्सेप्ट करते हैं, और इवन सेम अगर हम देखते हैं कि संहिताओं में जितने भी चरक संहिता में टोटल देयर आर 7 कॉन्फ्रेंसेस, उन 7 कॉन्फ्रेंसेस पे सबको एक ओपिनियन दिया गया। आत्रेय पुराण कभी भी नहीं बताते शुरुआत में कि ओके दिस इज द फाइनल कंक्लूजन, और आप बाद में आप इसी तरह से सोचो कि आस्क्स एवरीबॉडी, सबके ओपिनियन एंड बहुत पीसफुली कॉन्ट्राडिक्शन भी बताए जा रहे हैं, पॉजिटिव निगेटिव एस्पेक्ट दोनों बताए जा रहे हैं, और दोनों सभी लोग अच्छी तरह से सुनने के बाद आत्रेय पुराण उसको कंक्लूड कर रहे हैं। सो जिसको हम कहते हैं ना कि संध्या संभाषण, और वो अगर उस तरह का डिस्कशन हो रहा है तो आउटकम जो है वो हमेशा अच्छा होता है। संप्राप्ति को समझने में, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को समझने के लिए, कौन से धातु इन्वॉल्व है, दोष इन्वॉल्व है, इन सभी चीजों को समझने के लिए इफ द मल्टीपल एस्पेक्ट्स, और वो भी कहां पर, गुणलिंग व्याधि, सभी डिसीजेस में ये करना जरूरी नहीं है, बट जहां पर हमें डायग्नोसिस करने के लिए, जहां पर शास्त्रकार बताते हैं उपशय अनुपचार ब्रह्म परीक्षा, बट इट इज नॉट पॉसिबल ना। उसके पहले वाला जो स्टेप है, कैन वी हैव अ ओपन डिस्कशन अबाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिसीज, आर वी ओपन कि ओके सभी जो, कई बार बहुत एक्सट्रीम ओपिनियन भी आ सकते हैं, एग्जैक्टली आपके अपोजिट भी आ सकते हैं, बट अगर चर्निंग हो रहा है, और जैसे इसके पहले वाली तंत्र युक्ति थी कि जहां पर रीजनिंग दिया जा रहा है, ओके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है बट साथ में एक रीजनिंग भी दिया जा रहा है, और रीजनिंग इफ इट इज सॉलिड देन सर्टेनली वी शुड एक्सेप्ट इट। रिसर्च में भी उसी तरह से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन स्ट्रेंथन द रिसर्च प्रोसेस। जब भी एक रिसर्च टॉपिक डिस्कशन के लिए आता है तो गाइड, को गाइड और रिसर्च स्कॉलर है, उनके बीच में थरो डिस्कशन होना जरूरी है। डिफरेंट आइडियाज को वहां पर डिस्कशन में लाना जरूरी है। ऑन द टेबल देयर शुड बी ऑल द आइडियाज, उसके बाद आप डिसाइड करो फाइनली कि ओके लेट अस गो इनटू दिस डायरेक्शन। तो डिस्कशन जो है इट गिव्स अ लॉट ऑफ स्कोप टू मोर देन वन ओपिनियन। एक ही ओपिनियन को रहेंगे, अब रिस्ट्रिक्टेड एक माइंडसेट होगा तो हम बहुत ज्यादा इनोवेटिव नहीं दे पाएंगे। एंड रिसर्च इज अबाउट इनोवेशन, और इनोवेशन तभी आता है जहां पर ग्रुप डिस्कशन बहुत अच्छा होता है। सो जीडी के लिए वहां पर फुल स्केप दैट इज अबाउट नथिंग बट अनेकांत। जो मैं बता रहा था कि रिसर्च आउटकम कैन आल्सो बी मल्टीफैसेटेड। सो शास्त्रकार पहले से बहुत ओपन रहे इन सभी के बारे में। अपवर्ग जहां पर एक्सेप्शन की बात चल रही है कि पहले कंसेप्ट बता दिया गया और उसमें से एक चीज उठाकर बाहर हटा दी, जैसे यहाँ पर कि न परिचितम अन्नम आददित, और बाद में बताएगा कि अन्यत्र मांस हरित शुष्क शाक फल भक्ष्य। सो हर चैप्टर में हमें मिलता है कि ओके वी आर नॉट रिजिड, बट होता क्या है, मतलब बहुत सालों तक संहिता पढ़ने के बाद, लाइक आई हैव गॉट 10-15 years of teaching experience, somebody who is having 10-15 years of clinical experience, हम सब रिजिड हो जाते हैं कि नहीं जो मुझे पता चला है वही सही है, बाकी जो बता रहे हैं वो सब गलत है। तो वो कहीं ना कहीं वहां पर ये जो तंत्र युक्तियां ये हमें सिखाती है क्योंकि लेट अस रिविजिट द कंसेप्ट। जब हम जिनका मतलब जिन्होंने ये संहिता बनाई है, जिनके बेसिस पर हम आज 15-20 साल से एक सक्सेसफुल करियर लाइक उसमें है, तो वो रिजिड नहीं थे तो हम क्यों रिजिड हो। सो दिस इज एक्सेप्शन। जैसे यहां पर अभी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है बता दिया जनरल, बट बाद में तुरंत बता दिया गया क्योंकि सैंडव इज रिकमेंडेड।
सो इस तरह से अगर हम हमारे पेशेंट्स को बता रहे हैं तो उसको एक लिबर्टी मिलती है, बिकॉज यू कैन नॉट स्टॉप पेशेंट सॉल्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। समर सीजन है, आप ओके शास्त्र का नॉलेज आपके पास बहुत अच्छा है, आपने बता दिया लवन वर्ज है, लवन वर्ज कर दिया, 1 घंटा हो गया पेशेंट का चक्कर आके गिर गया, बता दिया था ना आपको, सैंधव रिकमेंडेड, क्योंकि सॉल्ट्स बहुत जरूरी है। तो वहां पर आपको रिस्ट्रिक्शन तो देना है, बट साथ में आपको अन्यत्र करके छोड़ देना है, क्योंकि ये आप बंद करो लेकिन आप साथ में दे सकते हो। जितने भी रस है सबके सब रस जो है सबके एक्सेप्शन बता दिए। क्यों बता दिए? क्योंकि षड रसात्मक आहार आपको लेना ही है ना। ऐसा नहीं कि किसी को डिसीज है तो वहां पर 2 रसात्मक आहार आपने बंद करवा दिया, नहीं, षड रसात्मक 2, बट जो 2 रस जहां पर आपको ऐसा लग रहा है कि इसके कारण उसको बहुत तकलीफ होगी तो आप लिबर्टी दे सकते हो। ओके, आप उसकी क्वांटिटी कम रखो, फ्रीक्वेंसी कम रखो, बट ये आपको लिबर्टी है कि आप ले सकते हो। क्योंकि प्रैक्टिस में ये देखा गया है कि अगर आप लंबे समय तक किसी पेशेंट को किसी चीज को लेने के लिए मना करते तो कुछ समय के बाद 6-8 महीनों के बाद एक हिडन डिजायर वहां पर डेवलप होने लगता है कि मुझे यही खाना है, मुझे यही खाना है। सो अगर आप उसमें आपको ऑप्शंस प्रोवाइड कर देते देन देयर बी अ बैलेंस। तो कुछ महीने तक वो पूरा फॉलो करेगा, 4-6 महीने तक, बाद में एक दिन वो कंट्रोल छूट जाएगा एंड अगेन ही विल गो बैक टू द थिंग्स जो उसको नहीं लेनी चाहिए। सो दैट्स व्हाई रस कंसेप्ट की मैं बात कर रहा था। उसी तरह से ऑल पल्सेस बता दिया गया शास्त्रकारों में, सभी के सभी वातल है, बट उसमें आपको ऐसा चूज करना है ना, सभी दाल बंद कर देंगे तो प्रोटीन खाना बंद हो जाएगा, प्रोटीन मिलना बंद हो जाएगा। सो बीइंग अ आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स व्हेन वी आर शेयरिंग द डाइट और द डाइटेटिक गाइडलाइंस विद द पेशेंट्स, तो शास्त्र को समझिए। मॉडर्न वाले भी जब बताते हैं तो हम पूरी तरह से ऐसा नहीं बताते थे इसको बंद कर देता, वो उसको रास्ता बताते हैं क्यों कि दीज आर द वे आउट। उसी तरह से आयुर्वेद में पत्ते पत्ते बताते वक्त हमें बताना होगा, क्योंकि वात व्याधि का पेशेंट है, सभी जो पल्सेस है वो वात बढ़ने वाला है, बट बंद करना प्रोविजन नहीं है वहां पर। तो शास्त्रकार इस तंत्र युक्ति का यूज करते हैं, आविकम दुग्धम सर्पी अरुद्यम। सो एक्सेप्शंस आर देयर। एक्सक्लूजन क्राइटेरिया शास्त्र में बहुत जरूरी है, हमने बता दिया कि ओके आई टेक ऑल द आई वर्क ऑन ओबेसिटी, सभी ओबेसिटी पेशेंट को ले लोगे क्या? नहीं, एक्सक्लूजन लिखना पड़ेगा। आपका हॉस्पिटल जब आप बना रहे हो तो स्कोप ऑफ सर्विसेज जब आप लिख रहे हो तो एक्सक्लूजन लिखना पड़ेगा। सो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज एक्सक्लूजन? दैट इज नथिंग बट एक्सेप्शन। पहले हम लिख देते हैं ना, क्योंकि इवन रिसर्च इथिकल कमेटी से पहले रिसर्च कमेटी हमें वहां पर रोक देती है, क्योंकि ओबेसिटी लोगे तो भाई बताओ कि कौन कौन से ओबेसिटी के पेशेंट नहीं लेने वाले हो और क्यों नहीं लेने वाले हो। सो दैट इज नथिंग बट आपका तंत्र युक्ति। सो मोस्ट ऑफ द टाइम वी ऑलवेज अवॉइड कोमॉर्बिड कंडीशंस, तो दैट इज एक्सेप्शन। कोई भी व्याधि हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम कोमॉर्बिड कंडीशंस को हम हमारे रिसर्च इसमें नहीं लेते हैं। इवन जहां पर इथिकल एस्पेक्ट्स आते हैं, इन्वॉल्व है, वहां पर वी कैन नॉट टेक दोस कंडीशंस। सो दैट्स व्हाई अपवर्ग तंत्र विपर्य अपोजिट की बात कर रहे हैं। पूरे के पूरे निदान स्थान में हर एक जब जैसे वातज पित्तज कफज ज्वर का बताया तो वहां पर उस हर एक श्लोक में ये आता है, निदानोक्तानि अस्य न उपशेरते विपरीतानि च उपशेरते। मतलब निदान में जो जो लिस्ट मैंने ऊपर बताई उसको छोड़ के बाकी सब ले लो। और ट्रीटमेंट इज बेस्ड ऑन विशिष्ट प्रिंसिपल, सो दैट इज नथिंग बट अपोजिट। डाइट जो हम दे रहे हैं वो भी अपोजिट टू प्रकृति। सूत्रसंहिता 6-7 चैप्टर को हम रेफर कर दे तो शास्त्रकारों ने बता दिया भाई आपकी प्रकृति पहले समझ लो और उसके अपोजिट डाइट आपको लेना है। नॉट ओनली दैट, ऋतुचर्या में भी जो हम डाइट प्रिस्क्राइब करते हैं दैट इज अगेन बेस्ड ऑन अपोजिट प्रिंसिपल्स। चिकित्सा है वो भी अपोजिट बताई गई है, जहां पर हम निदान परिवर्जन प्रकृति विघात बता रहे हैं। सो प्रकृति विघात इज नथिंग बट अपोजिट। रिसर्च में रिसर्च प्रोटोकॉल आल्सो फॉलोज द सेम। तो भी आपका ट्रायल ड्रग आप लेने वाले हो दैट शुड बी बेस्ड ऑन द कांसेप्ट ऑफ विशेष। ओके, ऐसे मान लीजिए अगर आप अतिसार पर ले रहे हो तो अतिसार में जो भी दोष दुष्यों का जो लेवल है या जो गुण शरीर में बढ़े हैं उससे अपोजिट गुण आपको वहां पर यूज करने हैं, सो दैट जो आप बाहर से जो द्रव्य यूज करने वाले हैं उनके गुण जब तक डोमिनेंट नहीं होते तब तक पेशेंट में रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला है। So that's why we need to increase the dose, we need to increase the potency of the medicine, we need to add anupanas. So trial drug selection का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है it is based on this तंत्र। पूर्व पक्ष ऑब्जेक्शन, बहुत बुरा लगता है हमें जब कोई ऑब्जेक्शन लेता है हमारे डायग्नोसिस पर, हमारे ट्रीटमेंट पर, हमारे रिसर्च के थॉट प्रोसेस पर। वी फील वेरी बैड कि क्यों, मैं तो इतने साल का हूं, व्हाई समबडी हैज टेकन ऑब्जेक्शन। बट शास्त्रकार खुद बता के गए
मत्स्य न पैसा अभ्यवरे, बाद में बताते हैं अन्यत्र चिली सीमा। सो दीज आर द वेरी सिंपल गाइडलाइंस, बट इनका बहुत वास्ट और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। हिस्ट्री ऑफ अ पेशेंट इज डिस्कस विद ऑब्जेक्शंस टू रीच फाइनल डायग्नोसिस। जो भी मैं अभी बता रहा था कि मेडिकल बोर्ड जो होते हैं हॉस्पिटल्स में, वो सब डिस्कस करते हैं, कई बार कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियंस आते हैं, और बट बाय द एंड ऑफ दैट मीटिंग सभी जो क्लिनिशियंस है दे रीच अप टू अ कंक्लूजन। ऐसा नहीं है कि सब अपना अपना ओपिनियन और ईगो लेके वहां से बाहर निकल गए, नो। सो एक ओपननेस है वहां पर, और वो क्यों है? दैट इज फॉर द सेक ऑफ पेशेंट। जो भी वहां पर डॉक्टर बता रहा है, आपसे अपोजिट ओपिनियन हो सकता है, आपसे सिमिलर ओपिनियन हो सकता है, बट अल्टीमेटली उसका एम वहां पर कॉन्ट्राडिक्ट करना नहीं है, रादर फॉर द वेलफेयर ऑफ द पेशेंट ये चीजें वहां पर जरूरी है। इट हैज बीन लाइक ओपनली स्टेटेड इन दैट मीटिंग। जो भी हम जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसका पर्पज यही है, या किस तरह से। तो ऑब्जेक्शन जो करंट थियरीज है उनके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया जाता है, उसके बाद ही हम उस पर काम कर पाएंगे। सो ऑब्जेक्शन करंट थियरीज को जब तक हम नहीं लेते हैं, एक नया थॉट प्रोसेस जो है वो तब तक शुरू नहीं हो सकता है। सो वी नीड टू चैलेंज व्हाटएवर द थिंग्स व्हिच आर टोल्ड इन संहितास, उनको चैलेंज करना जरूरी है। चैलेंज करेंगे, चैलेंज करने के बाद उसके ऊपर एक थॉट प्रोसेस होगा, क्लिनिकल स्टडीज होंगे, उनके जो कंक्लूजन्स होंगे, देन वी कैन कॉन्फिडेंटली टेल कि ओके ये जो ड्रग यहाँ पर बताया गया है या इस डिसीज में बताया गया है वो इस कारण बताया गया है। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ चंद्रनाद्य तैलम, अगुरवाद्य तैलम। उसके नीचे फलश्रुति देखिए, कंसारित की है, अगस्त्यारित की है, फलश्रुति देखिए, पूरा का पूरा एक लिस्ट आता है लंबा। कई हम सिर्फ हमारा एक माइंडसेट होता है, अधिकार को हम बहुत ज्यादा मानते हैं, क्योंकि कंसारित की अगर शोध में तो वही यूज करेंगे, अगस्त्यारित की अगर किसी एक चैप्टर में वही, चित्रकारित की अगर प्रतिष्ठा जैसे कंडीशन में वहीं पर। बट उसके नीचे जो फलश्रुति है, अगर शास्त्रकार वहां पर लिख के गए हैं इन 10 डिसीजेस में भी यूज करो, तो क्यों हम उसके ऊपर रिसर्च प्लान्स हमारे नहीं बना रहे हैं, है ना। सो वी नीड टू कम अप विद दोस आइडिया। सो अंटिल एंड अनलेस वी टेक एन ऑब्जेक्शन, क्यों इसी में, बाकी सब में भी यूज हो सकता है, तभी हम शायद शास्त्र को और इलेबोरेट तरीके से सोसाइटी के सामने रख पाएंगे, और शायद और ज्यादा हमारा रीच बढ़ेगा। विधान इज नथिंग बट सिक्वेंशियल इंटरप्रिटेशन। एक जो भी चीज है, फिर वो आपका डायग्नोसिस से लेके ट्रीटमेंट हो, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस, लिटरेरी स्टडी से लेके कंक्लूजन हो, एक सीक्वेंस है। इवन तंत्र गुणों की जब बात आ रही तो वहां पर भी बात कर रहे हैं कि एक क्रमागतार्थम, क्रम में आना बहुत जरूरी है। तो उसी को यहाँ पर बता दिया गया। तीसरी टेकिंग टू फाइनलाइजिंग द ट्रीटमेंट, एक सीक्वेंस है, उसमें हम सीक्वेंस को चेंज नहीं कर सकते, और अगर हम वहां पर कॉम्प्रोमाइज कर गए तो हमारा डायग्नोसिस से लेकर ट्रीटमेंट पूरा का पूरा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। सो दैट्स व्हाई वहां पर सीक्वेंस जरूरी है। सो वी हैव बीन डूइंग, ऐसा कभी नहीं होता है ना कि डायरेक्टली हमने फाइनल डायग्नोसिस लिख दिया और बाद में हम इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजने वाले हैं। दैट इज नॉट पॉसिबल। सो वी हैव बीन यूजिंग दिस तंत्र युक्ति फॉर लॉन्ग, बट वी डू नॉट नो कि ओके दिस इज हाउ वी आर यूजिंग। रिसर्च में भी उसी तरह से है, रिसर्च क्वेश्चन आ रहा है, हाइपोथेसिस हो रहा है, आइडिया चैलेंज हो रही है, पूरा एक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, मटेरियल्स एंड मेथड्स से पूरा एक रिसर्च का प्लान बनने के बाद काम होता है, एंड देन वी रीच टू अ कंक्लूजन। सो दैट इज अ सीक्वेंस। अनुमत, एक्सेप्टेंस ऑफ अदर्स ओपिनियन, जो मैं अभी भी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि दूसरे लोगों के ओपिनियन का एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है, एंड दैट शोज द ओपननेस ऑफ द पर्सन, एंड दैट शोज द विलिंगनेस टू ग्रो, दैट शोज द विलिंगनेस टू ग्रो द साइंस। हम भी ग्रो होने वाले हैं शास्त्र में, साथ में हमारा शास्त्र भी ग्रो होने वाला है। सो इसीलिए तो खुद बता के गए धन्वंतरि नाम अधिकारा, ओपनली बता रहे तो मुझसे ज्यादा इसको आता है, प्लीज आप उसके पास जाइए। तो प्रैक्टिस में भी बहुत जरूरी है, क्लिनिकल एप्लीकेशन में। हम जब प्रैक्टिस में बैठे, इट इज नॉट पॉसिबल दैट आई विल बी एक्सपर्ट ऑफ ऑल 100 डिसीजेस व्हिच आर टोल्ड इन चरक सुश्रुत वाग्भट। तो जिसका जहां पर अधिकार है, लेट अस बी ओपन, लेट अस एक्सेप्ट इट, लेट अस रेफर द पेशेंट। चरक संहिता में जितनी भी डिबेट्स है वो सभी उसी के बारे में है। सीएमई सेमिनार आजकल जहां पर होते हैं, कई बार बहुत अच्छे नोट पर खत्म होते हैं, कई बार कन्फ्रंटेशन नोट पर खत्म होते हैं। तो शास्त्रकार हमें एक होता है ना कि लीडर शुड लीड बाय एन एग्जांपल। तो जो हमारे लीडर है वो चरक सुश्रुत वाग्भट है, वो हमें एग्जांपल देके गए कि दिस इज हाउ यू शुड गो। सो दैट हेल्प्स अस टू ग्रो। हॉस्पिटल क्लिनिकल बोर्ड डिस्कशन में कॉम्प्लेक्स केस एकदम जिसको बता रहे कि एकदम विविड ओपिनियंस आ रहे हैं, वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ओपिनियन है,
बट अल्टीमेटली जो एम है वो पेशेंट्स का वेलबींग है। वहां पर रिसर्च में भी उसी तरह से है। रिसर्च पेपर साइटेशन जब किए जाते हैं अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में किए जाते हैं, आपके इससे रिलेटेड नहीं हो, बट वी ऑलवेज कोट बिकॉज दे आर सपोर्टिंग आवर रिसर्च स्टडीज। डिस्कशन इन आईसी, इंस्टीट्यूशनल एथिकल कमिटी हो या फिर डिपार्टमेंटल रिसर्च कमिटी हो या फिर पीएचडी की जो डीआरसीज है, ये सब के सब क्या करते हैं हमें, दे ऑल हेल्प अस टू टेक द रिसर्च इन प्रॉपर डायरेक्शन। जस्ट इमेजिन हमने हमारा काम शुरू कर दिया और 3 सालों के बाद रिसर्च सबमिट करने चले गए और जितने हमने ब्लंडर्स किए हैं वो सब 3 साल के बाद पता चल गए और बाद में अगर पूरा का पूरा प्लान चेंज करना पड़े इट विल बी डिफिकल्ट। और ये शायद पॉलिसी मेकर्स को समझ में आ गया एंड दैट्स व्हाई उन्होंने बता दिया कि ओके आपका जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो हर 3-3, 4-4, 6-6 महीने में सबमिट करो। प्रोग्रेस रिपोर्ट से पता चल जाता है कि ओके यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। सो दैट्स व्हाई दिस सब्जेक्ट्स आर यूजफुल। व्याख्यान, इलैबोरेशन ऑफ द कांसेप्ट्स व्हिच कैन बी इजीली अंडरस्टूड बाय masses, है ना। जब भी हम पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं वी कैन नॉट यूज साइंटिफिक लैंग्वेज, तो उसको हमें उस कांसेप्ट को समझाना पड़ेगा। इवन फॉर रिकमेंडिंग शोधन, रिकमेंडिंग सर्जरीज या इवन रिकमेंडिंग टू हायर सेंटर्स, उस कॉमन मास को समझ में आए, इस तरह से उसके डिसीज को, उसकी जो पैथोजेनेसिस है उसको समझाना होगा। तो वहां पर हमें उसको लेक्चर नहीं देना है, बट मिनिमम इंफॉर्मेशन शुड बी गिवन एंड प्रेफरेबली दैट शुड बी गिवन इन रीजनल लैंग्वेज। अगर आप उनके रीजनल लैंग्वेज में कंफर्टेबल है तो उनको उनकी रीजनल लैंग्वेज में ही समझाइए एंड दैट इज व्हाट कम्युनिकेशन स्किल्स कम। जितना आप उनको उनकी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करेंगे इट विल बी वेरी इजी फॉर देम टू अंडरस्टैंड। भले आप एमडी, पीएचडी है, डीएम है, आप बहुत बड़ी टेक्निकल लैंग्वेजेस में बात कर रहे हैं, टेक्निकल वर्ड्स का यूज कर रहे हैं, तो वहां पर समझाना मुश्किल है। सो व्हेनेवर वी आर डीलिंग विद कॉमन मासेस, व्हेन वी आर डीलिंग विद आवर पेशेंट्स, लेमन के साथ जब हम डीलिंग कर रहे हैं, तो पूरा का पूरा जो टेक्निकल वर्ड्स है वो सब हमें छोड़ देने चाहिए एंड वी शुड रीच अप टू देयर लेवल। उनके लेवल तक जाकर हम समझाने की कोशिश करेंगे। और शायद इसीलिए विमर्शान में जहां पर बताते हैं ना, आतुरस्य अंतरात्मा न प्रविशति रोगान चिकित्सा, पॉसिबल ही नहीं है। तो उसके अंतरात्मा तक अगर पहुंचाना है तो हमारे कंसेप्ट को उसको वहां तक पहुंचाना होगा, उसके डिसीज को, उसकी संप्राप्ति को समझाना होगा कि व्हाट इज द फ्यूचर। और वो अगर हम अच्छी तरह से कर पाते हैं तो शायद पेशेंट अच्छी तरह से कन्विंस होकर तुरंत ट्रीटमेंट के लिए जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली व्हेन देयर आर 100 पेशेंट्स इन द ओपीडी इट बिकम्स डिफिकल्ट। तो सब पेशेंट में नहीं, बट एटलीस्ट जहां पर आपको लग रहा है कि दिस इज मस्ट, यहाँ पर समझाना बहुत जरूरी है। अदरवाइज पेशेंट, ये जो क्रूशियल समय है जो हम बताते हैं ना, क्रियाकाल, जय संजय प्रकोप प्रसव, तो अगर हम क्रियाकाल न क्रियाकाल हापयत, अगर हम अब उसको नहीं समझाएंगे तो क्रियाकाल का कहीं ना कहीं हापयत हो जाएगा और अल्टीमेटली पेशेंट सुख साध्य से लेके, जहां पर संहिताओं में ही बताया गया है कि आप कहां तक ले जा सकते हो पेशेंट को, तो सुख साध्य से लेके मृत्यु तक ले जा सकते हो, पर ले जाना नहीं है। तो समझाइए उसको, कन्विंस कीजिए एंड ट्रीट हिम अकॉर्डिंगली। सो एक्सप्रेशन ऑफ द डिसीज इन सिंपल वर्ड्स इज रिक्वायर्ड। बैड प्रोग्नोसिस है, घर वालों को अच्छी तरह से समझाना होगा। और अभी तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का जमाना आ गया है, अच्छी तरह से समझाइए, टेक अ कंसेंट, देन यू स्टार्ट वर्किंग। क्योंकि अगर मान लीजिए ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, ड्यूरिंग सर्जरी पेशेंट का डेथ हो जाता है एंड इफ यू आर नॉट कन्विंस देम प्रॉपर्ली, आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें बता दी, उनको कुछ भी समझ में नहीं आया, बट पेशेंट की क्रिटिकल कंडीशंस उनको सिर्फ पता चल रही है इसलिए उन्होंने हाँ बता दिया। सो दैट्स व्हाई वी नीड टू कनेक्ट द पेशेंट इन द सेम लैंग्वेज ही इज कंफर्टेबल विद। रिसर्च में भी जरूरी है, बायलिंगुअल की बात करते हैं, कई बार तो ट्राइलिंगुअल है तो और अच्छा। सो क्रेडिट स्कोरिंग आपका बढ़ता है। तो जितना आप पेशेंट के लेवल तक जाने की कोशिश करेंगे वो बहुत जरूरी है। पेशेंट इंफॉर्मेशन शीट, ब्रोशर बनाने की कोशिश की जाती है। हॉस्पिटल में आपके जितने डिस्प्ले बोर्ड है उनको हम बायलिंगुअल करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जाता है। एसेंट कंसेप्ट का जो कंसेप्ट है वहां पर भी बताया गया है कि रीजनल लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि ओके रीजनल लैंग्वेज में नहीं है, पेशेंट किसी मतलब से फॉर एग्जांपल आई एम स्टेइंग इन गुजरात, तो हम इंग्लिश और गुजराती में फॉर्मेट्स रखते हैं। कई बार पेशेंट अगर दोनों लैंग्वेज में कंफर्टेबल नहीं है तो आपको बाद में एक ट्रांसलेटर से समझाना पड़ेगा उनको, और बाद में उनका कंसेंट लेना जरूरी है। एंड दैट इज वेरी मच नीडेड इफ यू वांट टू पब्लिश योर पेपर्स इन गुड या पबमेड रिसर्च आर्टिकल्स या यूजीसी रिसर्च जर्नल जो है वहां पर अगर आप पब्लिश करना चाहते हैं तो दीज आर द थिंग्स व्हिच आर वेरी मैंडेटरी। संशय, डाउट, है ना। हम बताते हैं कि जहां पर सूत्रस्थान 25 चैप्टर में बता दिया गया है कि संशय बहुत अच्छा है ना, फॉर द डायग्नोसिस एज वेल एज फॉर द ट्रीटमेंट।
वैद्य संशय स्पेसिफिकली जहां पर बता रहे हैं कि यार निसंशय कराना, सो संशय नाम विशेष आकांक्षा निर्धारित उभय विषय ज्ञानम बहुत जरूरी है। व्हाट इज उभय विषय ज्ञानम? सो वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोज एंड कॉन्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द टू साइड्स ऑफ द कॉइन। लेकिन अगर हम ट्रीटमेंट को आधा अधूरा समझते हैं, मतलब डिसीज को जस्ट वी हैव अंडरस्टूड ओनली वन साइड ऑफ द डिसीज, और उसके बाद अगर हम ट्रीटमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, देन इट विल बी अ बिग फेलियर। सो दैट्स व्हाई दोनों साइड्स को समझाइए, व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स। शमन चिकित्सा करने के बाद ये हो सकता है, शोधन चिकित्सा करने के बाद ये हो सकता है, उसके बाद अगर उनको हम उनके डाउट्स क्लियर कर रहे हैं, देन इट विल बी इजी। वाई ये जो पूरी की प्रोसेस डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट की जो प्रोसेस है या रिसर्च की जो प्रोसेस है, वाई द डाउट्स आर रेज? क्यों? क्योंकि डाउट्स अगर हम रेज कर दें तभी टर्निंग प्रोसेस होता है। अगर हम ओपनली बता देंगे कि ओके यू गो फॉर दिस, यू गो फॉर दिस, यू गो फॉर दिस, वो कंफ्यूजन हो गया। बट आप डाउट्स क्रिएट करो, लेट देम डिस्कस इन बिटवीन, और उसके बाद लेट देम रीच टू अ डायग्नोसिस, लेट देम रीच टू अ ट्रीटमेंट, देन दैट विल बी बेटर। सो इन द प्रोसेस ऑफ क्लियरिंग द डाउट्स we reach to proper diagnosis and treatment। तो जितना ज्यादा डिस्कशन वहां पर होगा, वहां उतनी कम गलतियां वहां पर होती है ड्यूरिंग द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। जहां पर गुण लिंग व्याधि उपशय अनुपशय की बात कर रहे हैं, वही ये सभी संशय क्रिएट करने वाले हैं। वी आर कंफ्यूज्ड अबाउट देम, दैट इज आल्सो गुड। नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस संशय है, पूरी की पूरी प्रोसेस खत्म होगी रिसर्च की, उसके बाद आप कंक्लूजन तक पहुंचने वाले हैं। और रिसर्च जो है, इट हेल्प्स इन द रिजेक्शन ऑफ द नल हाइपोथेसिस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो जो डाउट है वो हमें एक साउंड रीजनिंग देता है, व्हाई द नल हाइपोथेसिस हैज बीन रिजेक्टेड एंड व्हाई द अल्टरनेट हाइपोथेसिस हैज बीन एक्सेप्टेड। अल्टीमेटली जितने ज्यादा डाउट्स होंगे इन द प्लानिंग ऑफ द रिसर्च, उतना ज्यादा थरो स्टडी होगा, उतने ज्यादा डाउट्स क्लियर होंगे, एंड अल्टीमेटली इट विल वैलिडेट द रिसर्च। सो फॉर वैलिडेशन ऑफ द रिसर्च, डाउट क्लियरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। अतीतावेक्षणम, रेट्रोस्पेक्टिव रेफरेंस की हम बात कर रहे हैं, मतलब प्रेजेंट में कुछ चीज है उसको हम पास्ट की किसी चीज के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे पास्ट सक्सेस स्टोरीज हेल्प टू ट्रीट द सेम केसेस इन फ्यूचर। जो भी हमारा एक्सपीरियंस रहा है 10-15 सालों में, अगर हमने ऐसी कोई रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस ट्रीट की है और अगर हमें उसमें अच्छे रिजल्ट मिले हैं, व्हाट विल डू इज, ऐसा ही कोई पेशेंट अगर हमारी ओपीडी में आ रहा है, then now we are going to connect that patient to the past patient, और उसके हिसाब से हम यहाँ पर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल प्लान कर सकते हैं। So the same is also acceptable for diagnosis also। तो पास्ट मेडिकल हिस्ट्री प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। रिसर्च में भी उसी तरह से पास्ट रिसर्चर्स जो है वो हमें हेल्प करते हैं कि जो हम नया रिसर्च प्रोटोकॉल बनाने वाले हैं, सो इट इज लाइक जो होता है ना कि टू कनेक्ट और टू ब्रिज द गैप्स, तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। It has to explore the unexplored areas, क्योंकि जब तक हम पुराने रिसर्च स्टडीज को नहीं पढ़ेंगे तब तक you will not be able to find out कि what are the things which are still ill explored, और उनको आइडेंटिफाई करके अगर हम वहां पर रिसर्च के लिए जा रहे तो वहां पर उसका एक्सेप्टेंस, पेटेंट मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इवन प्रीवियस रिसर्च स्टडीज आर कोटेड इन डिसर्टेशन, पूरी की पूरी लिस्ट हम रख देते हैं। सो क्यों रख रहे हैं, दैट गिव्स द जस्टिफिकेशन। अनागत आवेक्षण इसके अपोजिट है, प्रेजेंट को फ्यूचर के साथ कनेक्ट करने की प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ द डिसीज कैन बी प्रेडिक्टेड, आज ही हम बता रहे हैं पेशेंट को कि ओके दीस आर द साइन एंड सिम्पटम्स, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन प्रेडिक्ट दैट दिस इज द फ्यूचर। सो अकॉर्डिंगली जो एडवाइसेस हम देने वाले हैं, दे आर ऑल बेस्ड ऑन द प्रेडिक्शन दैट वी हैव अंडरस्टूड और द प्रोग्नोसिस दैट वी हैव अंडरस्टूड। फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस आज ही हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं इफ द ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल इज नॉट गुड। पूरा का पूरा इंद्रिय स्थान है ना, हर एक ट्रीटमेंट को करने से पहले इंद्रिय स्थान का जो प्लेसमेंट है वही चिकित्सा स्थान से पहले है। इसका मतलब है कि ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले आपको सोचना है कि वेदर इट इज क्यूरेबल और नॉट। इनक्यूरेबल है तो बता दिया, असाध्यानाम व्याधिनाम न उपदिश्यते साधनम, नहीं बता रहे साधन, तो इंद्रिय स्थान हेल्प करता है भाई पहले समझो कि ट्रीटमेंट करनी है या नहीं करनी है, और उसके बाद डिसीजन लेके वी शुड प्रोसीड। सो जो भी प्रेडिक्शन है वो हमें बताता है कि ऑन द बेसिस ऑफ दैट टुडेस प्रोटोकॉल कैन बी डिजाइन और डिसाइडेड। फर्दर स्कोप ऑफ रिसर्च स्टडी, जब भी हम रिसर्च आर्टिकल सबमिट करते हैं तो मोस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड रिसर्च जर्नल्स हैव द फॉर्मेट कि आप इसमें लिखिए कि व्हाट इज द फर्दर स्कोप ऑफ रिसर्च स्टडी,
क्योंकि जब मैं रिसर्च कर रहा हूं तब मुझे पता चलता है कि ओके मेरा समय मुझे कम पड़ा, शायद दीज आर द एरियाज, ये भी अगर इनको कवर कर लिया होता तो इट वुड हैव बीन बेटर। सो लेट अस राइट दैट, क्योंकि आपका जो रिसर्च आर्टिकल जो लोग पढ़ने वाले हैं उनको डायरेक्टली आप नए रिसर्च टॉपिक्स दे रहे हैं। सो फर्दर स्कोप मैंने यहां तक किया है, आप इससे आगे शुरू करो, सो दैट द प्रोसेस ऑफ रिसर्च इज कंटिन्यूड। इवन करंट रिसर्चेस जो है, जो भी हम कर रहे हैं, दे हेल्प अस टू डिसाइड द फ्यूचर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स। इवन ड्यूरिंग द वैक्सीनेशन जो भी रिसर्चेस हुए, दे ऑल हेल्प्ड अस टू डिसाइड द ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स फॉर कोविड। स्वसंज्ञा, दिस इज अबाउट टेक्निकल टर्म्स, इसके पहले भी हमने ऐसी कुछ तंत्र युक्ति, बट दिस स्पेसिफिकली अबाउट साइंटिफिक टेक्निकल टर्म्स। जब हम ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, जितनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी हम लिखते हैं व्हाइल राइटिंग द केसेस, दे आर ऑल स्वसंज्ञा। निदान पंचक है, रिसर्च में भी उसी तरह से टेक्निकल टर्म जिनका हम यूज करते हैं। ऑल द डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिसर्च स्टडीज, सिंगल ब्लाइंड, डबल ब्लाइंड, सिंगल आर्म, डबल आर्म, पैरेलल, standard control, these are all technical, placebo control, these are all technical terms, and they are only restricted to scientific community. We do not expect that common जिसको आप ट्रीट कर रहे हैं या जो आपका रिसर्च पार्टिसिपेंट है वो आपके रिसर्च प्रोटोकॉल को समझ पाएगा। So there are certain things which are to be explained to common masses, and there are certain things which are to be written in technical words. क्योंकि अगर मान लीजिए टेक्निकल वर्ड्स है तो देयर आर सर्टेन थिंग्स को जिसको देखने के बाद शायद पेशेंट में या पेशेंट के रिलेटिव्स में पैनिक हो सकता है। तो इसीलिए इट इज ऑलवेज बेटर, और जो भी रिसर्चेस होते हैं या क्लिनिकल स्टडीज, हम हमेशा साइंटिफिक वर्ड्स वहां पर यूज करते हैं। CSSD जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो साइंटिफिक कमीशन है, दे हैव कम अप विद अ लिस्ट ऑफ क्लिनिकल एज वेल एज नॉन क्लिनिकल टेक्निकल टर्म जो रूटीनली हम यूज करते हैं। इट इज अगेन बेस्ड ऑन लॉजिक। मैडम कब तक हमें, इट इज ऑलमोस्ट 5:30। जी सर, ले सकते हैं। 28 है तो अपनी तंत्र युक्तियां ऑलमोस्ट 36 तो है मेरे पास, तो शैल आई कंटिन्यू 10-15 मिनट्स और वी शुड वाइंड अप, जैसा आप बताएं। हाँ जी, देखना चाह रहा था कि ओके जो तंत्र युक्तियां है ये इसको थोड़ा आप क्लिनिकल और रिसर्च पर्सपेक्टिव में भी सोचिए, क्योंकि हम सब वो यूज कर रहे हैं। जी जी जी। सो अगर इफ दैट मैसेज इज कन्वेड एंड इफ द ऑडियंस इज कन्विंस्ड कि नहीं ओके इस तरह से सोचा जा सकता है। हाँ जी, मैं ऐसे भी सोच रही हूँ सर कि भी आपको जल्दी ना पढ़ाना पड़े और आराम से पूरी बात बताई जा सके, तो एक लेक्चर और भी रखा जा सकता है। ओके, है ना, क्योंकि अभी बाद का लेक्चर तो मैंने डॉक्टर नीलोफर है उनको मिस मैं 3 महीने एडवांस में चलती हूँ ना। यस मैंने दे चुकी हूँ, तो बाद में मैं ऐसे मैडम ऑलमोस्ट 7-8 ही बाकी तंत्र युक्ति, तो बेटर है कि मैं एटलीस्ट ब्रीफ कर दूं। ओके, एटलीस्ट एक आउटलाइन मिल जाएगा। ओके, ठीक है डॉक्टर साहब। यस वी कैन कंटिन्यू। जी सर। अच्छा, ऊह्य तंत्र युक्ति, जैसे मैंने बताया कि पूरी की पूरी चरक संहिता मेनली काइचिक एक्सरसाइज बेस्ड ऑन अनुमान या तंत्र या ऊह्य पर बेस्ड है। अ क्लिनिशियन कैन नॉट मूव अ सिंगल स्टेप विदाउट तर्क। तो जिस तरह से क्लिनिशियंस या द क्राइटेरियाज व्हिच मेक अ क्लिनिशियन सक्सेसफुल, उसमें एक तो कम्युनिकेशन स्किल है, बट उससे भी ज्यादा जो जरूरी है उसका जो क्रिटिकल थिंकिंग है, तर्क या लॉजिकल माइंड जो है वो डेवलप होना बहुत जरूरी है। सो लॉजिकल माइंड डेवलप होने की शुरुआत या उसका जो ट्रेनिंग है वो हमें हमारे स्टूडेंट्स को जब यूजी या पीजी में तब से देना चाहिए। सो दे शुड नॉट ओनली रिलाई ऑन द केस पेपर्स, वो खुद का अपना जो थिंकिंग प्रोसेस है वो डेवलप करे, एंड दैट इज बेनिफिशियल फॉर द पेशेंट। जैसे महाकषाय औषधि गण है, वहां पर चरक खुद बता रहे हैं, ये तो मैंने सैंपल बताया है, आप खुद सोचिए। उसी तरह से हाइपोथेसिस है या इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा इन रिसर्च, जो हमारा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है हम उसी पर फोकस करते हैं, बट कई बार ड्यूरिंग द रिसर्च जो हमारा डेटा हम कलेक्ट करते हैं, वी कम अक्रॉस विद सम सरप्राइजेस, है ना। सो उसके लिए व्हाई इट हैज हैपेंड, वो तंत्र, वो जो तर्क है वो हमें वहां पर देना जरूरी है, सो दैट हमारा जो रिसर्च स्टडी, जो भी रीडर है जो उसको पढ़ने वाला है, ही विल हैव अ जस्टिफिकेशन, क्योंकि रिसर्च स्टडी हमने किया है तो उसको अच्छी तरह से ऑडियंस तक समझाना या उसका जो लॉजिक है वो हम ही समझते हैं। सो इट इज अ मोरल ड्यूटी दैट वो हमें करना चाहिए। दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग, मोड ऑफ एक्शन ऑफ ट्रायल ड्रग। समुच्चय, ग्रुपिंग, सो इदम विदम जहां पर भी आ रहा है कि वर्ण स्वरश्च, इंद्रिय स्थान में बहुत बार ये आता है। सो कलेक्शन जो है या ग्रुपिंग जो है उसकी हम बात कर रहे हैं। जैसे सिंपली
ग्रुप ऑफ साइन एंड सिम्टम्स, पूरे की पूरी पास्ट हिस्ट्री या प्रेजेंट क्लिनिकल हिस्ट्री में हम बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स रखते हैं, और बाद में वो जो ग्रुप है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी रीच टू अ कंक्लूजन. सो दैट इज नथिंग बट समुच्चय तंत्र युक्ति, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन. जो पूरे के पूरे एविडेंसेस हम रख रहे हैं जस्ट टू सपोर्ट व्हाई वमन विरेचन बस्ती यहाँ पर लेना चाहिए. सो दैट इज समुच्चय. युक्ति प्रमाण डेफिनेशन में बता दिया. बहु विषय, बहुत सारे विषय को वहां पर एक साथ लेना है, थॉट प्रोसेस करना है, क्रिटिकल थिंकिंग करना है, देन वी शुड रीच अप टू द कंक्लूजन. रिसर्च में लिटरेरी रिव्यू है, डाटा इंटरप्रिटेशन आफ्टर ग्रुपिंग. तो दिस इज अबाउट, तो पूरा कनेक्ट करो, बाद में उसको एनालाइज करो एंड देन रीच टू कंक्लूजन. दैट इज समुच्चय. स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द ड्रग, एनालिटिकल स्टडी हो, क्लिनिकल स्टडी हो, ये सब हम कनेक्ट करते हैं और उसके बाद हम फाइनल कंक्लूजन देते हैं. सो दैट इज समुच्चय. निदर्शन, कुछ एग्जांपल्स है, बट कैसे एग्जांपल है? सो मूर्ख विदुषाम बुद्धि साम्य विषय दृष्टांत देना है, लेकिन कैसा? जो लो आईक्यू है वो भी अच्छी तरह से समझ में जिसको आ जाए, क्लिनिकल में बहुत जरूरी है. कई बार डिसीजेस को समझाने के लिए हमें ऐसे ऐसे एग्जांपल देते हैं और उसमें हमारी संहिता हमें बहुत ज्यादा हेल्प करती है. जैसे एक अष्टांग में जो कोटेशन आता है कि हाउ द डिसीज प्रोग्रेसेस इन आवर बॉडी, वहां पर वाग्भट लिखते हैं कि वहां पर उन्होंने जो एग्जांपल दिया है विच सेज कि इट ग्रोस वेरी फास्ट. जहां पर हम जो फ्लड्स है, वाटर फ्लड्स है, नदी या तालाब जो है उसका पानी जब बारिश के दिनों में फ्लडिंग होता है तो बताया कि कुछ ही घंटों में वो पानी पूरे गांव में या शहर में फैल जाता है, लेकिन उसको रिसीड होने में कई बार वीक लग जाता है, 4 से दिन लग जाते हैं. सो द सेम वे जब पेशेंट हमारे पास आ रहा है तो मान लीजिए अगर 8-15 दिन का हिस्ट्री है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि 2-3 दिन में तुरंत उसको रिजल्ट मिल जाए. तो हमें उसको समझाना होगा कि डिसीज का मैनिफेस्टेशन होने में जितना समय लगा है उससे ज्यादा समय डिसीज को ठीक होने में, तो आपको भी एज अ क्लिनिशियन समय मिल जाता है. तो जितने भी दृष्टांत संहिताओं में बताए गए हैं, ऑल दिस दृष्टांतास आर फॉर लो आईक्यू पीपल, या फिर सिंपली कॉमन मासेस जो है, जो लेमैन है, उनको हम अच्छी तरह से समझा पाए. इन प्रैक्टिस फिजिशियन हैज टू यूज तंत्र युक्ति टू एक्सप्लेन द डिसीज, पैथोलॉजी, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल. तीनों पहले तो उनके अपने डिसीजेस को, क्योंकि कई बार वी कम अक्रॉस विद पेशेंट इंक्विजिटिव है, वो ऑलरेडी गूगल पर बहुत सारा पढ़ के आए हैं, है ना. सो पूरा जो उसका गूगल का जो नॉलेज है उस डिसीज के बारे में काफी. सो नाउ ही इज आस्किंग व्हाई. वहां पर हमें कॉमन लैंग्वेज में उनको समझाना पड़ेगा. एक्सप्रेशन ऑफ द पेशेंट इंफॉर्मेशन शीट, मोस्ट ऑफ द रिसर्चेस में बताया जाता है कि भाई आपका जो भी रिसर्च है उसका एक पैम्पलेट बनाओ और जो भी आपके प्रपोज पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें आप डिस्ट्रीब्यूट करो, सो दैट वो उसको पढ़े, समझे और उसके बाद वो आपको कंसेंट देंगे. इट इज नॉट लाइक दैट कि ओके आइए, आपको तकलीफ है, मैं इस डिसीज पर काम कर रहा हूं और आप इसमें एनरोल हो जाए. नो, एक पेशेंट इंफॉर्मेशन शीट उसी की लैंग्वेज में, या तो फिर उसको समझ में इस तरह से समझाना है और उसके बाद वी शुड एनरोल द पेशेंट्स या जो भी आपके रिसर्च पार्टिसिपेंट्स हैं. निर्वचन एग्जैक्टली अपोजिट हो गया. हाई आईक्यू या इंटेलिजेंट जो पीपल है, इसलिए यहाँ पर लिख रहे पंडित बुद्धिगम्य विषय दृष्टांता. तो समटाइम्स व्हाट हैपेंस, कई बार या मोस्ट ऑफ द टाइम ऑलवेज जो हमारा ओपीडी की केस शीट होता है हम उसमें लिखते हैं ऑक्यूपेशन. ऑक्यूपेशन लिखा होता है लेकिन हम कई बार उस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते. ऑक्यूपेशन इटसेल्फ आपको आइडिया दे देता है कि व्हाट इज द एजुकेशनल बैकग्राउंड ऑफ द पर्सन. तो उसका जो एजुकेशन है, मान लीजिए somebody who has come to you who is a like PhD है वो, तो अब उनको समझाने के लिए आप एकदम ही अगर ग्राउंड लेवल पर और जैसे लेमैन को आप समझा रहे हैं, अनपढ़ को समझा रहे हैं, वैसा समझाने की कोशिश करेंगे दैट ही विल फील इंसल्टेड. तो जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो समझिए और बाद में उसी के लैंग्वेज में उसको समझाने की कोशिश. इफ somebody, some engineer has come, some marketing फील्ड में से कोई आ रहा है, तो कोशिश कीजिए उन्हीं के फील्ड के उनको एग्जांपल दीजिए सो दैट दे कैन कनेक्ट वेरी इजीली. और आपका जो डिसीज समझाने का जो तरीका है उससे वो जल्दी समझेंगे और शायद जल्दी आपको कंसेंट मिल सकती है या उसके ट्रीटमेंट के लिए वो जल्दी आपको ग्रीन सिग्नल दे सकते हैं. रिसर्च में भी उसी तरह से और टेक्निकल टर्म्स आर टू बी डिफाइंड फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिसर्च. सो टेक्निकल टर्म्स को भी डिफाइन करना बहुत जरूरी हो जाता है. नियोग मैंडेटरी गाइडलाइंस, इसके पहले हमने देखा था एक एडवाइस था, अब ये उससे और स्ट्रिक्ट हो गया कि नहीं मैंडेटरी है. जनता स्वेद का एग्जांपल यहाँ पर आता है कि स्वेद मूर्छा परितेन अपि पिंडिका ऐसा न विमोक्तव्य, छोड़ना नहीं है. तो उसी तरह से प्रैक्टिस में भी हम देखते हैं, क्योंकि कुछ जगह पे तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन है, बट कुछ जगह पे आपको रिजिड होना पड़ता है कि नहीं ये आपको 100% फॉलो करना है. इफ यू कैनॉट फॉलो, यू प्लीज डू नॉट विजिट माय ओपीडी.
क्योंकि ये फॉर द वेलफेयर ऑफ द पेशेंट है. सो कुछ मैंडेटरी गाइडलाइन. सो व्हेन वी आर गिविंग दोज इंस्ट्रक्शंस टू द पेशेंट्स, एक क्लियर कट उसमें डिमार्केशन होना चाहिए कि दीज आर द एरियाज वेयर देयर इज सम रूम फॉर रिलैक्सेशन. बट कुछ ऐसी जगह है जहां पर आपको बिल्कुल भी रिलैक्सेशन नहीं है. जैसा लिखा है 100% आपको फॉलो करना है इफ यू वांट फास्ट एंड 100% रिकवरी. सो दिस इज व्हाट अबाउट स्ट्रिंजेंट गाइडलाइंस, पथ्य पथ्य, है ना. आई हैव सीन फिजिशियंस कीपिंग द बोर्ड कि इफ यू कैन नॉट फॉलो द पथ्य पथ्य प्लीज डू नॉट, वेटिंग में ऐसा लिखते हो कि अगर आप पथ्य पथ्य फॉलो नहीं कर सकते तो अंदर नहीं आना है. सो दिस इज व्हाट, क्योंकि जहां हम बता रहे हैं ना कि जो श्लोक हम बता दें कि पथ्य पथ्य के लिए इंपॉर्टेंस की, कई बार पथ्य पथ्य इटसेल्फ इज अ ट्रीटमेंट. स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस टू अवॉइड रिलैप्स ऑफ द डिसीजेस और डिसीज कंट्रोल ज्ञाप्य व्याधियों में बहुत जरूरी है. हमें पता है कि क्योर 100% कभी भी नहीं होगा. सो क्या करना है, ओनली वी नीड टू कंटिन्यू द मेडिसिन, और बाद में लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करने हैं, देन ही विल हैव लाइक 100% एक हेल्दी लाइफस्टाइल वो जी सकता है. तो वहां पर आपको स्ट्रिक्टली उनको समझाना पड़ेगा. मैंडेटरी रिसर्च प्रोटोकॉल से रिसर्च में कोई रूम नहीं होता कि कुछ जगह पे आईसी की जो गाइडलाइंस है वहां पर आपको बता दिया जाता है नेक्स्ट टाइम आते हो तो ये करके आना है, ये नहीं करोगे तो आपका ये जो रिसर्च स्टडी है वी आर नॉट गोइंग टू अप्रूव इट, है ना. तो कई बार आईसी में, इवन इंस्टीट्यूशनल रिसर्च कमिटीज में बार बार हमें प्रोजेक्ट सबमिट करना पड़ता है. दे विल कम अप विद द सजेशंस, और कई बार कुछ सजेशंस ऐसे होते हैं विच आर मैंडेटरी, यहाँ पर आपको लिबर्टी नहीं है. वही डीआरसी सजेशंस पीएचडी के विकल्प, इट इज गिविंग अबाउट ऑप्शंस, है ना, पेशेंट के लिए. ऑप्शंस टू चूज बिटवीन शोधन एंड समन चिकित्सा हो सकता है, या अगर आपको लग रहा है कि ओके पेशेंट का कंडीशन उतना क्रिटिकल नहीं है, या 2-3 ट्रीटमेंट ऑप्शंस है, उसमें आप चूज कीजिए. सो एवरीथिंग, इवन व्हाइल गिविंग दिस ऑप्शंस सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है कॉस्ट एस्टिमेशन. आपके पास जो व्यक्ति आया है उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड आपको पता चल जाता है ऑन द बेसिस ऑफ हिज एजुकेशन या उसका जॉब है. तो आप जब कॉस्ट एस्टिमेशन देने वाले तो जब 3-4 जब ऑप्शन देंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि ओके ये 3-4 ऑप्शन है, these are the cost and accordingly you should choose. तो एक प्रॉपर, जिसको हम बता देना, इथिकल प्रैक्टिस वहां पर हो रहा है. यू कैन नॉट फोर्स एवरीबॉडी दैट यू शुड गो फॉर ऑपरेशन. कई बार हम थोपते हैं, तो वो थोपना वहां पर नहीं होना चाहिए. सो इंटीग्रेटिव अप्रोच जो है, ऑप्शन टू चूज फ्रॉम एनी ऑफ द पैथीज, और वो पेशेंट का राइट है कि ये डिसीज है, इसमें इतने ऑप्शन है. नाउ देयर आर मेनी हॉस्पिटल्स व्हिच आर कमिंग अप विथ the same allopathy hospital will have Ayurveda, homeopathy, yoga, naturopathy practitioners or consultants will be there. There will be a board. They will decide कि okay ऐसा पेशेंट अगर आ रहा है, then they will, जहां पर स्क्रीनिंग ओपीडी होता है वहीं पर पेशेंट को बता दिया जाता है कि okay for this disease we have got these options. This is the success rate. Now you choose whether you want to go for Ayurveda, allopathy, homeopathy. So this is nothing but विकल्प तंत्र युक्ति. Diet protocol to choose between these options कि आप इसमें से कुछ चूज कर सकते हैं. जो हम पत्ते पत्ते का कागज देते हैं उसमें टिक करके देते हैं कि इसमें से कुछ आप खा सकते हैं. एक्सरसाइज और योग ऑप्शंस में भी इसी तरह से होता है. रिसर्च में टू पार्टिसिपेट और नॉट इन क्लिनिकल ट्रायल सबसे इंपॉर्टेंट, और उसके लिए पेशेंट एजुकेशन जरूरी है पहले, या रिसर्च पार्टिसिपेंट एजुकेशन जरूरी है. पहले उसको उस रिसर्च स्टडी के बारे में डिटेल में बताइए. वो जब अच्छी तरह से समझ में आए, उसको आ जाएगा, देन नाउ द चॉइस इज विथ हिम. ऐसा नहीं कि मैंने आपको समझाया तो नाउ यू आर लाइक बाउंड टू एनरोल इन द रिसर्च स्टडी. नो, टू पार्टिसिपेट और नॉट, इट इज हिज चॉइस. रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल में जो भी है, सिंगल ब्लाइंड, डबल ब्लाइंड, जो भी थर्ड पर्सन कैन प्लेस अ सब्जेक्ट इन एनी ऑफ द अवेलेबल ग्रुप्स, तो वहां पर चॉइस दिया जाता है. उसी तरह से मल्टीपल आर्म क्लिनिकल ट्रायल में ही कैन चूज द ट्रीटमेंट ऑप्शन. मोस्ट ऑफ द मॉडर्न जो रिसर्च मल्टीनेशनल्स में होता है वो इस तरह से किया जाता है या होता है. प्रत्युत्तर, रिजेक्शन विद साइंटिफिक रीजनिंग. रिजेक्शन को एक्सेप्ट करना भी बहुत जरूरी है. सो दिस तंत्र युक्ति इज अबाउट जस्ट अंडरस्टैंड टू एक्सेप्ट द रिजेक्शन, बट एक्सेप्ट करते वक्त उसका रीजनिंग भी समझिए. ओके रिजेक्टेड, बट उसका रीजनिंग, if it is genuine then we should accept. So for example, in complex cases a treatment protocol is absolutely rejected, outrightly reject कर देते हैं. जो आपका एक्सपर्ट पैनल है उसको रिजेक्ट कर देता है, नो दिस इज रॉन्ग. क्योंकि वो सामने वाले जो लोग बैठे हैं, इवन when we submit our research proposals for like extramural जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए जब भेजते हैं तो कई बार वो आउटराइट रिजेक्ट कर देते हैं. कुछ जगह पे वो रूम रखते हैं कि आप इतना कीजिए, उसके बाद विल सी. तो रिजेक्शन में उनको रीजनिंग देना बहुत जरूरी है. So if the reasoning is good, that is nothing but pratyuttara tantra yukti, and we should be so much mature that we can accept that.
A proper protocol is selected after the discussion among the expert जो है वो डिस्कशन करने के बाद सिलेक्ट करते हैं। उसी तरह से रिसर्च में भी है, एक्सपर्ट कमेटी जो है वो डिस्कस करेंगे एंड देन रिजेक्शन एंड अप्रूवल ऑफ दैट रिसर्च प्रोजेक्ट और प्रपोजल इज बेस्ड ऑन दिस तंत्र युक्ति एंड रीजनिंग वहां पर देना बहुत जरूरी है। ओके, कमेटी हैज गॉट द राइट टू रिजेक्ट, बट कमेटी को रिटर्न में वहां पर रिजेक्शन देना होगा एंड दैट शुड बी जेन्युइन। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी वहां पर लिख सकते हैं। सो दिस इज नथिंग बट प्रत्युत्तर। उसी तरह से रिसर्च आर्टिकल्स आउटराइट रिजेक्ट हो जाते हैं। मैंने एक रिसर्च आर्टिकल किसी अच्छे जर्नल में भेजा था, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं सर सॉरी वी कैन नॉट टेक दिस आर्टिकल बिकॉज इट इज बियॉन्ड आवर लाइक उनका जो थीम है उसके बाहर जा रहा था। सो दिस इज व्हाट, ओके रिजेक्शन दिया बट उन्होंने वहां पर रीजनिंग दिया। कई बार रिसर्च जर्नल जो है वो वहां पर रिजेक्शन के साथ रीजनिंग भेजते हैं कि आपका सीटीआर है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कम है, रिसर्च डिजाइन प्रॉपर नहीं है। सो दैट इज रिजेक्शन, बट वो हमारे लिए अच्छा है। वो जो रीजनिंग है वो हमें सिखाता है कि नेक्स्ट टाइम जब हम रिसर्च प्रपोजल सबमिट कर रहे हैं, ओके आई नीड टू डू दोस चेंजेस। दिस इज नथिंग बट प्रत्युत्तर तंत्र युक्ति। पीयर रिव्यू जो होते हैं उनमें जो भी वो कमेंट्स भेजते हैं दैट इज नथिंग बट प्रत्युत्तर तंत्र युक्ति। उद्धार रिजेक्शन है, रिजेक्शन ऑफ अदर्स ओपिनियन एंड साइमल्टेनियसली हमारा जो ओपिनियन है वो भी बताना और बाद में साइंटिफिक रीजनिंग करना। जितने भी सीएमईज में, सेमिनार्स में, रिसर्च बॉडीज में डिस्कशन होता है इसी तरह से होता है। एवरीबडी हैज गॉट द राइट टू से, बट आप जो भी बता रहे हो उसके पीछे एक साइंटिफिक रीजनिंग रखना जरूरी है। मेडिकल बोर्ड्स एडवाइजिंग पर्टिकुलर पैथी, रीजनिंग बताइए। सिलेक्शन ऑफ शोधन शमन क्यों करवा रहे हो, रीजनिंग बताइए। क्यों आप इन औषध शस्त्र, क्षार कर्म या अग्नि कर्मों को फोर्स कर रहे हैं कि यही करो, रीजनिंग देना जरूरी है। एक्सेप्टिंग द डीआरसी आईसी रिमार्क्स जो भी आ रहे हैं उसमें रीजनिंग होता है। वैसे ही प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वहां पर भी है। फंडिंग एजेंसी के जो सजेशंस है दैट शुड बी एक्सेप्टेड। देन संभव नाम जो तंत्र युक्ति की पॉसिबिलिटी ऑफ व्हाट, दीस आर द पॉसिबिलिटीज। अनुक्त व्याधि है उसमें है, या रिलायबल एंड ऑथेंटिक सोर्सेस है व्हिच हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड वेरियस पॉसिबिलिटीज। साइटेशंस जो है व्हिच हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द पॉसिबिलिटीज। सो दिस इज ऑल अबाउट तंत्र युक्ति। यहाँ पर ये भट्टार हरिश्चंद्र की 4 तंत्र युक्ति है। बाद में दिस इज इंपॉर्टेंट, आई वुड लाइक टू कंक्लूड माय सेल्फ हियर। Yes, so the purpose of this entire presentation was कि थोड़ा हमारा जो ब्रैकेट है ना कि तंत्र युक्ति सिर्फ एक लिटरेरी एस्पेक्ट में है, उससे हमें बाहर निकलना होगा। इसके अलावा भी क्लिनिकल और रिसर्च पर्सपेक्टिव है, वहां पर भी हम इसका यूज कर रहे हैं। इस तरह से अगर समझ सकते हैं तो दैट विल बी बेटर। सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। वंस अगेन मैम, हेतल मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर प्रोवाइडिंग विद द अपॉर्चुनिटी। होप जो टाइटल था वो मैंने कन्वे करने की कोशिश की है। थैंक यू वेरी मच। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बहुत ही बढ़िया लेक्चर प्रेजेंटेशन था और हमारे लिए बिल्कुल अलग ही प्रकार से उसका प्रेजेंटेशन था जो मैंने अब तक सोचा था, या जैसे मैं बहुत बार सोचती हूँ ऐसा कि भाई स्त्री रोग एवं प्रसूति तंत्र के जो विषय लिखे हैं उन विषयों को तंत्र युक्ति लगाकर अगर पढ़ा जाए तो किस तरीके से हम उन विषयों से मंथन करके कुछ और बात भी निकाल सकते हैं। जैसे न नक्तम दधि भुंजित ऐसा है तो वो सामान्य निदान परिवर्जन में स्त्री रोग। सर नमस्ते, सर भी ज्वाइन हुए सर। हाँ जी, हाँ जी सर, नमस्कार जी। सर आप कुछ कहेंगे तो अच्छा लगेगा। चलो, श्रोताओं ने आपको सुना ही है। वैसे मैं पूरा नहीं सुन पाया था, मैं कहीं व्यस्त था। ओके सर। और अभी कहीं कार में ही हूँ, एक्चुअली कहीं गए थे हम लोग। ओके सर। तो फिर भी मैं अंदाजे से बता सकता हूँ कि आपने जो कुछ बोला होगा श्रोताओं के लिए बहुत ही अनुकरणीय होगा। आपको जब से मैं जानता हूँ बहुत अच्छे विद्वान हैं आप अपने विषय के। और श्रोताओं को एक और कि आप छात्रों के लिए भी बहुत सहज उपलब्ध हैं। जब भी छात्रों की कोई समस्या, कोई उनके बारे में उनको कुछ पूछना है, करना है, तो आप सहज उपलब्ध अपने छात्रों के लिए रहते हैं। यस सर। और हम भी कभी कोई काम इतनी दूर से, आपको इंदौर में जब आप थे तो कुछ काम बताते थे, तुरंत आप करते थे। तो इसलिए विद्वान के साथ साथ अब एक अच्छे व्यक्ति भी हैं, ऐसा आपका एक परिचय है। बाकी आपकी विद्वता के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद रितेश जी आपका कि आपने इस श्रृंखला में अपना योगदान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू हेतल।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने समय निकाला। और मेरी बड़ी इच्छा रहती है कि सर एक बार आ जाए, तो आज सर ने नहीं, अच्छा है मैडम, इट इज अ ब्लेसिंग, सर अगर है तो इट इज अ ब्लेसिंग। जी जी जी, नहीं मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, ऐसे एनर्जेटिक से हो जाते हैं कि चलो बढ़िया लगा ऐसे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस मैं आपसे वही विषय कह रही थी कि कहीं ना कहीं अगर ऐसा रहता है ना कि भाई जैसे न नक्तम दधि भुंजित, तो ऐसे कि भाई रात को नहीं खाना, मानी दिन में तो खाना है, इन 3 ऋतुओं में नहीं खाना तो बाकी के 3 में खाना है ना। इस तरीके से जो स्त्री रोग प्रसूति तंत्र के जहां जहां भी विषय रखे हैं, तो मैं हमेशा पढ़ते हुए एक तंत्र युक्ति की व्याख्या खुद समझती हूँ और फिर कहीं पढ़ते हुए उसको अप्लाई करती हूँ। बहुत जरूरी है मैडम, बहुत हाँ जरूरी है, जी, हाँ शायद जी। हम हमारे और क्लिनिकल एस्पेक्ट्स को और बढ़ा पाएंगे। जी 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 जी, बिल्कुल। तो ये बिल्कुल क्लिनिकल और जो रिसर्च का एस्पेक्ट आज आपने बताया, इलेबोरेटली बताया, विस्तृत रूप से, बहुत ही बढ़िया लगा। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बुद्धि, स्मृति, इन सारों का अच्छा सा विकास हो जाएगा उससे। तो मैं चाहती हूँ कि सारे स्टूडेंट्स इसी बात का क्लिनिकली उपयोग करते हुए इसको आगे बढ़ाने की भी कोशिश करेंगे, और कहीं ना कहीं हम अपने बहुत सारे प्रश्नों के जवाब अगर ऐसी मनन मंथन करते हैं तो उसमें मिल भी जाएंगे। आज हमारे साथ डॉक्टर गीता मैम और डॉक्टर भुवनेश जी दोनों मौलिक सिद्धांत के टीचर है, और वो भी धुआंधार टीचर है। तो मैं प्लीज प्लीज मैडम कहिए, हाँ मतलब जी, बिल्कुल। क्योंकि हर एक व्यक्ति के अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं जी इसमें, जी तो जी, जरूर मैडम और सर मैं बोले तो अच्छा लगता चाहूंगी कि डॉक्टर गीता मैम इसके बारे में विश्व आयुर्वेद परिषद के प्लेटफॉर्म से एक बार आधिकारिक तौर पे धन्यवाद भी करें। और भुवनेश जी के बारे में मैं एक बार बात बताना पिछले उसमें रह गया था, वो बताना, तो वो बताना चाहूंगी कि डॉक्टर भुवनेश, डॉक्टर दीक्षा, डॉक्टर विकास और ये लोग, डॉक्टर वैभव बापट, ऐसे लोग हैं कि जहां मेरी इमरजेंसी हो जाती है कई बार कि अच्छा क्या करें अब कैसे करेंगे। तो एक बार मैंने भुवनेश जी को लेक्चर शुरू होने के 2 मिनट पहले कहा था, मैंने कहा डॉक्टर साहब स्पीकर ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, उनका कुछ इंटरनेट का प्रॉब्लम आ गया, तो जल्दी से आ जाइए। तो डॉक्टर साहब कह रहे थे मैं भी मीटिंग में हूँ, मैंने कहा नहीं 5-10 मिनट के लिए तो आ जाओ, मैं स्पीकर से बात करती हूँ कि भाई क्या पॉसिबिलिटीज है। तो सच में ऐसे लोग मेरे साथ डेडिकेशन से जुड़े हुए हैं और वो लोग साथ निभा देते हैं। डॉक्टर गीता मैम बहुत सारे उसमें साथ आती है, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। मैडम भी हमारे इमरजेंसी वाले ग्रुप में है, जैसे डॉक्टर जास्मीन भी इमरजेंसी वाले ग्रुप में है कि हाँ पूछा जा सकता है कि इमरजेंसी हो गई क्या करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी यहाँ जुड़ते हैं, आपके स्टूडेंट्स भी जुड़ते हैं, और कहीं ना कहीं इस सीएमई लेक्चर की एक अलग सी आभा बन जाती है। और हम जो चाहते हैं कि आयुर्वेद के बहुत अच्छे चिकित्सक निर्माण हो और वो बहुत अच्छी तरह से आयुर्वेद की प्रैक्टिस कर ले, इसके लिए जरूरी है कि हम उन बच्चों को आने वाले भविष्य के लिए, कल के लिए बहुत अच्छी तरह से तैयार करें। डॉक्टर गीता मैम, ओवर टू यू। थैंक यू मैम। मैम आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है जी जी। डॉक्टर बलदेव सर, वाइस चांसलर, और डॉक्टर हेतल मैम, तो उससे पहले तो मैं आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप हमें मौका देते हो बात करने का। यस मैडम, एब्सोल्युटली। सबसे बड़ी बात ये है कि आपकी जो लगातार 342 का लेक्चर है उसमें से 90% लेक्चर मैंने अटेंड किए और अपने बच्चों को भी मैं प्रोत्साहित करती हूँ। ये ऐसी क्वालिटी एक लेक्चर होते हैं कि मैं खुद भी बहुत सीखती हूँ। मैंने देखा आज का सर का बिल्कुल इनोवेटिव आइडिया थे, यानी हम लोग संस्कृत को समझते हैं या डायरेक्ट संस्कृत को हिंदी समझते हैं उसको, तो इन्होंने जो रिसर्च के केसेस पे बहुत सी चीजें सिखाई, वो वास्तव में जो पीजी स्कॉलर हैं अगर इसमें या बाद में भी सुनेंगे इनका लेक्चर, तो उनके लिए तो बहुत ही वंडरफुल रहेगा ये कि उनको कितने पॉइंट्स समझ में आ रहे हैं उसमें, जैसे डिफरेंशियल डायग्नोसिस, प्रोविजनल डायग्नोसिस, फाइनल डायग्नोसिस, ये सारी चीजें जो हम लोग पढ़ाते हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, तो इतना डीपली हमने नहीं सोचा था। तो यानी बिल्कुल नए आइडियाज थे सर के, नया ज्ञान हमने किया, तो इसका मेन मतलब हमारे जैसे लोगों के अटेंड करने का फायदा होता है। तो डॉक्टर रितेश बहुत बहुत धन्यवाद, विश्व आयुर्वेद परिषद के मंच पे आपने इतना समय भी दिया और इतनी वो सारी पढ़ाने के लिए कितनी मेहनत की होगी वो मुझे अंदाजा है कि जो वक्ता होते हैं वो बहुत ही तन मन से मतलब मेहनत करके आते हैं और उसको उसका जो प्रसाद है बड़े लोग ले रहे हैं जो हमें पता नहीं है, बहुत से लोगों का फायदा हो रहा है। डायरेक्ट
इनडायरेक्ट रूप से, क्योंकि आपसे सुन के जो हम 5-6 टीचर्स था, हम भी आगे पढ़ाएंगे उसको। बच्चों को यानी कि वो एक चेन बन रही है। आल्दो ठीक है आज के दिन अगर कम भी है, पर वो आगे से आगे की श्रृंखला, पता नहीं कितने कॉलेजेस में वो व्याख्यान जाने वाला है, और उस व्याख्यान में जो उनको मिलने वाली है। तो सर वंडरफुल, मैं तो आपको आशीर्वाद ही दूंगी कि आप और